मुस्लिम हैं आप, फिर भी आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, घर वाले कुछ नहीं बोलते? वो मुझे बोलते हैं कि ये मुसलमान के घर में ब्राह्मण पैदा हो गया। उनको ये लगता है कि हम धर्म विरोधी बात कर रहे हैं। हम धर्म विरोधी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आपको धर्म दोनों रास्ते दिखाएगा। आपको जाना कहाँ है वो आपकी रैशनैलिटी, आपके साइंटिफिक टेम्पर पे डिपेंड करता है। और यहाँ तक कि अगर आप कुरान खोल के देखेंगे तो कुरान में कोई शब्द ही नहीं है ऐसा बकरा ईद जैसा। ईद उल अधा नाम शब्द है, लेकिन इंडिया में क्या नाम है? बकरा ईद। नाम में ही बकरा ला गए वो, क्योंकि सब कुछ नाम का खेल है। इंडिया में हर साल लगभग 20,000 लोग रेबीज की वजह से मरते हैं और इसमें से 96% केसेस ऐसे होते हैं जो डॉग बाइट से होते हैं। इंसान जूझ रहा है इन समस्याओं से, डॉग बाइट से लोग मरते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप हैं, जब उनके बच्चे चले आते हैं तो वो बिलक बिलक के रोते हैं। अगर पॉपुलेशन इंडिया की ये सारे अडॉप्ट कर ले जानवरों को जो सड़क पे हैं, तो स्ट्रे की पॉपुलेशन कुछ होगी ही नहीं। हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो जानवर ओवर पॉपुलेट हो जाएंगे और वो हमें नष्ट कर देंगे। फिर क्यों हम नॉनवेज ना खाएं? FAO की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि 18% जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका कारण एनिमल एग्रीकल्चर है। आप कोई भी पोल्ट्री यूनिट जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि इस साइज के केज के अंदर 5 मुर्गियां रहती हैं। लोहे का एक एम्प्टी पनल लेते हैं, गोट्स की वजाना में डालते हैं और उसके थ्रू इम्प्रेग्नेशन होता है गोट्स का, बिना एनेस्थीसिया दिए। बच्चा पैदा हुआ, 2 टांग पकड़ी, मूंछ कैसे से काटा, अरे बच्चा रो रहा है, कोई बात नहीं, उनको क्या फर्क है, फेंक दिया ऐसे नीचे। अब इंसान गला नहीं काटता, मशीनें का। भैंस लिया, उसका पैर में रस्सी बांधी, उसको उल्टा लटका दी, लटकी हुई है वो कन्वेयर बेल्ट से, चाकू चलाया, खून गिर रहा है, वो भैंस तड़प रही है, पैर भी खिंचा हुआ है, गला भी लटका हुआ है और कन्वेयर बेल्ट पे घूम रही है वो। एक व्यक्ति चमड़ा निकाल रहा है, एक व्यक्ति गला काट के फेंक रहा है, भैंस जिंदा है अभी भी। बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा था कि जब तक स्लॉटर हाउसेज हैं तब तक देशों के बीच में जंग होती रहेगी। एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपके घर में कोई पेट है, चाहे डॉग हो या कैट? कल को कोई आए और आपसे बोले कि चलो इसका गोश्त खाते हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा? कभी बकरे या मुर्गी के लिए रिएक्शन आया आपका? आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो इसी बात को समझाने के लिए सीधे तरीके से हमसे बातें करने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? वो एक मुस्लिम हैं और फिर भी वो नॉनवेज को त्याग चुके हैं और बाकी लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए एजुकेट करते हैं। तो अयान, वेलकम टू बातचीत कंपनी। कि मुस्लिम हैं आप और फिर भी आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आपकी कम्युनिटी या फिर घर वाले कुछ नहीं बोलते? घर वालों ने एक बात बहुत अच्छे से बोली थी मुझे एक बार जब मैं छोटा था। वो मुझे बोलते हैं कि ये मुसलमान के घर में ब्राह्मण पैदा हो गया है। अरे वो इसलिए 8 साल की उम्र में जब मेरे घर में एक बकरा आया, उस बकरे को मुझे मेरी जिम्मेदारी बना दिया गया अपने अजीज दोस्त की तरह पालने का। उसको पाला। 1 साल बाद ईद उल अदा आया और मुझे कहा गया कि इसको नहलाओ, उसको जलेबी खिलाओ। जैसे बोलते ना कि बकरे की जो लास्ट दिन होता है उसको वैसे बिल्कुल रखते हैं, वही हुआ। जलेबी आए, उसको खिलाई हमने और 2-3 लोग आए कसाई, उसके हाथ पैर पकड़े और मेरे सामने उसका गला काट दिया अल्लाह का नाम लेकर। अब जब ये हुआ, 8 साल का था मैं, मेरा दिल सहम गया, मेरा दिल टूट गया और ये सब होते होते मैं रोते रोते बेहोश हो गया। शाम को उसी जानवर को मेरे दोस्त को मेरी प्लेट पे खाने को दिया और मैंने वो खाने से इनकार कर दिया। और जब वो इनकार मैंने किया तब मुझे ये टाइटल मिला कि मुसलमान के घर में ब्राह्मण पैदा हो गया। तो ये कहानी मेरी रिटेलिएशन की शुरू होती है जब मैं 8 साल का था। तो आप मतलब बचपन से ही इस दिशा में काम करना चाहते थे? मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, मुझे ये लगता है कि हर इंसान का दुनिया में कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। मुझे मेरा उद्देश्य भगवान ने उस दिन रिटेलिएशन में दिखाया। एक बीज अंकुरित, या बोल सकते हैं एक बीज मिट्टी में बोया जो अंकुरित हुआ मेरी अडल्ट स्टेज में जब मैं आया, जब मैं कॉलेज टाइम में आया अपने, तो ये कहा जा सकता है ऐसा। जी। तो फिलहाल आप स्ट्रॉ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं और आप एक ह्यूमन एजुकेटर हैं, तो इस टर्म का मीनिंग क्या होता है? अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो उसको बोलते हैं मानवीय शिक्षा। अब हमको टर्म तो दे दिया गया है कि हम मानव हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और रिसर्च और आज के समय में जो हमारा एक्शन है वो हमको कहा जा सकता है कि हम इम्प्रूडेंट प्रेडेटर हैं। अब इम्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस हम पहले समझते हैं क्या होता है। प्रूडेंस का मतलब कि हम विजडम यूज करके अपना एक्शन तय करें, या तो वो जनरलेशनल विजडम हो या तो रैशनली विजडम वो अराइज हुई हो, हम लोग एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बात कर रहे थे रैपिडो और बाकी चीज़ों के बारे में कि कैसे हम यूज कर सकते हैं सब चीज़ें। अब मैं रैपिडो बुक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे जेब में 100 रुपए हैं, लेकिन अगर मैं कैब बुक कर दूं 200 रुपए की, तो क्या रैशनल डिसीजन होगा वो? बिल्कुल नहीं होगा वो।
तो उसको इम्प्रूडेंट कहा जा सकता है। कि अगर मेरे पास पैसे ही नहीं थे मेरे पास इतने, फिर भी मैंने वो किया, ऑप्शन चूज किया, तो मैं बेवकूफ था कि मैंने वो चीज करी। जी। लॉन्ग टर्म में वो ठीक नहीं था क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी, तो ये चीज सही नहीं थी। अब वैसे ही हम बाकी सारे एक्शन देखते हैं अपनी लाइफ में, तो अगर हम ये तरीके से एक्शंस अपने निकालते बिना विजडम के, तो उसको बोलते हैं इम्प्रूडेंस। अब प्रेडेटर मतलब हम समझते ही होंगे, जैसे कोई जंगल में जानवर है तो वो प्रेडेशन करता है, जी। मारता है अपने खाने के लिए। हम भी वैसे ही करने लगे हैं आज के समय में, लेकिन हमारा प्रेडेशन क्या है, इम्प्रूडेंट हो गया है। हम इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि हम उसके अपरंपार पहुंचे जा रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है हमकी इसकी। तो इसको ठीक करने के लिए आती है मानवीय शिक्षा, मतलब ह्यूमन एजुकेशन, कि कैसे मानव के अंदर मानवीय शिक्षा डाल सके कि ऐसे वो मानव बना रहे, अपने रिस्ट्रेंट में रहे, ऑस्टेरिटी में रहे, और एक दुनिया ऐसे जिए कि वो सिर्फ उसके लिए नहीं बाकी सबके लिए भी है। जैसे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, स्ट्रॉ इंडिया में, उसका जो मेन काम है वो एनिमल्स के लिए है, एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं थ्रू ह्यूमन एजुकेशन। यस। लेकिन एक बात बताइए कि दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं आपस में लोग लड़े जा रहे हैं, कहीं महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है, तो फिर हम स्ट्रे एनिमल्स के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं? उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है हमारी लाइफ में? जो टर्म स्ट्रे है, ये टर्म हमने दिया है उनको। जी। अब आप समझेंगे, एक एमपी में एक स्पीशीज है डॉग्स की, जो कि वाइल्ड स्पीशीज, इसको हम बोलते हैं ढोल। ढोल ये इंडियन स्पीशीज है डॉग्स की, जो वाइल्ड में रहती है, और ये धीरे धीरे एक्सटेंट हो रही है। क्यों एक्सटेंट हो रही है? क्योंकि हम जंगल काटना शुरू कर देते हैं इतने ज़्यादा, और धीरे धीरे वो एक्सटेंट होती जा रही है। आप कभी कलेक्टेड ऑफिस जाएंगे तो कलेक्टेड ऑफिस घुसने पे पहले भोपाल के आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक दीवार है, उस दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ है, वो ढोल स्पीशीज के बारे में है। अच्छा। वो बताता है कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ वो ओरिजिनेट होते हैं, और क्या वो इकोसिस्टम में कितना उनका रेलेवेंस है। अब ये बात हमने करी वाइल्ड एनिमल्स पे, पर्टिकुलरली जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं उन पे। जी। अब जो अर्बन एरियाज में है, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है इंडिया में डॉग्स की, जो कि बहुत अच्छे से अगर उनको हम देखा जाए तो ट्रेडिशनली वो हमारे साथ चलती हुई आई है। फॉर एग्जाम्पल मुढोल हाउंड, ये स्पीशीज इंडियन है, लेकिन हम इनको भूल चुके हैं क्योंकि हमको लैब्राडोर अच्छे लगते हैं, हमको बॉक्सर अच्छे लगते हैं, हम अच्छे लगते हैं, हमको ग्रेट अच्छे लगते हैं। तो उसकी वजह से हम डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं कि ये हमारे लिए स्ट्रे बन गए हैं, ये हमारे लिए पेट बन गए हैं। हम वो स्ट्रेस को भी पेट मान सकते हैं अगर लोग चाहें। अगर पॉपुलेशन इंडिया की ये सारे अडॉप्ट कर ले जानवरों को जो सड़क पे हैं, तो स्ट्रे की पॉपुलेशन कुछ होगी ही नहीं, कुछ स्ट्रे होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो समस्या डेफिनेशन में है, हमने उनको डिफाइन कर दिया स्ट्रे, इसकी वजह से हम उनको इस तरीके से देखते हैं कि वो हमारे समाज के लिए खराब है, जी, हमारे लिए खतरा है, और हम उनके साथ कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, मेरे पास 3 कोट एंड कोट स्ट्रे डॉग्स हैं, जी, जो कि ज्यादा सभ्य हैं पेट एनिमल्स जो कि लोग ब्रीड वाले पालते हैं। उनमें से एक ट्राइपॉड है, उसका ट्रेन से पैर कटा था, शताब्दी उसका नाम है, मेरे साथ वो रहता है। अरे। इतना वो प्यार है, आप मिलेंगे तो आपको पहली बार उससे प्यार हो जाएगा। नाइस। तो जो स्ट्रे जो टर्म है, मैं उसके थोड़ा सा विरुद्ध में हूँ। ये हमारे लिए कम्युनिटी एनिमल्स हैं। लेकिन जैसे देखा जाए तो अब वो एक टर्म उनका आइडेंटिटी बन चुकी है, और जैसे एक नॉर्मल अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करें तो हर इंसान की, हर जानवर की, हर एक स्पीशीज की एक टेरिटरी होती है, और उस टेरिटरी में अगर कोई एंटर करता है तो वो वहाँ पे उसकी धुलाई हो जाती है। करेक्ट। लेकिन अगर हम स्ट्रे एनिमल्स की बात करें, जिनको आपने कहा कि एक आइडेंटिटी हम लोगों को दी है, तो स्ट्रे एनिमल्स हर जगह पे हैं। कभी भी आप रास्ते में निकल रहे हैं, कभी स्ट्रे डॉग्स आपको दौड़ा ले रहे हैं, कभी काट ले रहे हैं, कभी आपको रेबीज हो जा रहा है। करेक्ट। तो इस सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, ये समस्या बहुत स्वाभाविक है, इंसान जूझ रहा है इन समस्याओं से। डॉग बाइट से लोग मरते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप हैं, जब उनके बच्चे चले जाते तो वो बिलक बिलक के रोते हैं। बिल्कुल। और किसी बच्चे का किसी माँ बाप से दूर होना, और उस माँ बाप का जो दर्द जो महसूस करता है, मैं कभी महसूस नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन मैं समझ पाता हूँ कि वो क्या फील करते हों। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक समस्या है, लेकिन इसकी जो रूट कॉज है वो ये नहीं है कि सड़क पे कुत्ते हैं। उसकी रूट कॉज है कि उनकी नसबंदी नहीं हो रही है। अगर उनकी नसबंदी करी जाए, अब नसबंदी कैसे होती है? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है 2023 के, 2001 में ये आए थे, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ 2023 में। उसमें ये कहा जाता है, सिंपल सी बात है, जैसे बर्ड में ही है, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जानवर को कैच करना ह्यूमन तरीके से, जी, कैच करने के बाद उनको नसबंदी केंद्र भेजना, जो कि संचालित किया जाता है नगर निगम द्वारा या किसी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये 2 पार्टीज होती है जो इसको संचालित करती है। उसके बाद इनकी सर्जरी होती है, जहाँ पे इनकी ओवरीज और टेस्टिकल रिमूव कर दिए जाते हैं सर्जरी के थ्रू। ओके। जब ये रिमूव हो जाते हैं तो जो प्रवृत्ति होती है एग्रेसिवनेस की, जो कि उत्पन्न होती है टेरिटोरियल बिहेवियर से, वो कम हो जाती है। दूसरी चीज,
जब नसबंदी डॉग्स की हो जाती है तो उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ना कम करते हैं और रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ये दो समस्या खत्म हो जाती हैं। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है एग्रेसिवनेस का, वो होता है मेटिंग। कोई फीमेल अगर हीट पे आती है तो उसके पीछे जो उस एरिया के डॉग नहीं है वो भी उसके पीछे आ जाते हैं। तो मान लेते हैं आप और मैं कुत्ते हैं, ठीक है जी। अब एक फीमेल है, हमने उसको देखा, हमने उसको देखने के बाद हमको लगा कि हमको मेट करना जरूरी, क्योंकि ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अब हम दो थे, 4 और आ गए। अब हम दो तो कतार में थे, अब वो जो 2 आएंगे हम उनसे लड़ेंगे कि भाई तुम कहाँ से आ गए, तुम कौन थे, हम यहाँ लाइन में पहले खड़े हैं। तो यहाँ पे आपके मेरी उसकी लड़ाई होगी। अब जब आपकी मेरी उन 2 से लड़ाई हुई तो इस बीच में कोई मानव आ गया, और वो मानव आ गया तो हमने उसको भी काट लिया। तो ये जो इशू है इसको विलुप्त करता है, इसको खत्म करता है नसबंदी। क्योंकि अब डॉग हीट पे ही नहीं आ रही है तो आप और मैं उससे लड़ेंगे क्यों? सही बात है। तो नसबंदी हो जाती है, जिसका एक पहचान होती है कटा कान। डॉग्स के कान होते हैं कोई से भी लेफ्ट या राइट, वो वी शेप में कट जाते हैं। इसका मतलब कि उस कुत्ते की नसबंदी हो चुकी है, वो अब कभी प्रेग्नेंट नहीं होगा, ना कभी प्रेग्नेंट किसी को कर पाएगा। तो मतलब उससे हम लोग को डेंजर नहीं है। हाँ, ये है कि वो आपको काटेगा नहीं, चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन उसको भी कम करने के लिए हम करते हैं एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। ओके। जब हमने उसको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन दे दिया तो रेबीज होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि 100% प्रिवेंटेबल है, बट क्योरेबल बिल्कुल भी नहीं। ओके। तो प्रिवेंटेबल कैसे है? वैक्सीनेशन से। हम डॉग्स को खुद कैच करते हैं, नगर निगम भी कैच करती है, उनको हम एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगवाते हैं ईयरली बेसिस पे, जिसकी वजह से रेबीज के नंबर्स धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं। लेकिन अगर डेटा देखा जाए, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो इंडिया में हर साल लगभग 20,000 लोग रेबीज की वजह से मरते हैं। करेक्ट। और इसमें से 96% केसेस ऐसे होते हैं जो डॉग बाइट से होते हैं। करेक्ट। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है आजकल? अगर हम डेटा की बात करें तो नगर निगम की अगर हम 7 महीने का डेटा देखें भोपाल का, तो 20,000 से कुत्तों की ज़्यादा नसबंदी हो चुकी है। अब जब इनकी नसबंदी हुई तो 7 इनको वैक्सीनेशन भी हुआ, तो मतलब 20,000 कुत्तों का वैक्सीनेशन भी हो गया। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि नगर निगम हर जगह नहीं जा पाती। ये जो गाड़ियाँ होती बड़े साइज में होती हैं, तो ये जो गलियाँ होती हैं वहाँ पे घुस नहीं पाती हैं। अब ये गलियाँ में घुस नहीं पाती हैं तो वहाँ के डॉग्स कैच नहीं हो पाते, और ज़्यादातर डॉग बाइट के केसेस ऐसे एरिया में आते हैं, स्लम्स वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती और ना ही वो लोग नगर निगम तक पहुँच पाते हैं। तो वहाँ पे रोल आता है फीडर्स का। आज के समय में फीडर्स को डिमोनाइज कर दिया गया है। कोई इंसान कुत्तों को खाना खिला रहा है तो उसको उल्टा गाली गलौज किया जाएगा, उसका दुर्व्यवहार किया जाएगा। लेकिन वो एक ऐसी बॉल है जो कि बहुत हद तक डॉग बाइट को प्रिवेंट करने में रोकती है, क्योंकि वही लोग हैं जो कुत्तों से दोस्ती कर पाते हैं। जो व्यक्ति कुत्तों से दोस्ती कर पा रहा है भाई उनको पकड़ पाएगा, और जब वो पकड़ पाएगा उनको तभी उनकी नसबंदी वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो सबसे आसान तरीका है इन फ्री रेंजिंग डॉग्स को रोकने का, जो कि WHO ने बोला है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज में फ्री रेंजिंग डॉग्स हैं। ब्राजील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान और इंडिया। ये स्टेट्स, ये कंट्रीज जो है 5 कंट्रीज, यहाँ पे फ्री रेंजिंग डॉग पॉपुलेशन है। Okay. अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं भूटान का, भूटान ने 2024 में कह दिया था कि हमने हमारे देश में 90% कुत्तों की नसबंदी करा चुकी है। तो भूटान जैसा छोटा देश अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये बात ये कहता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी, साइंस की कमी नहीं है, हमारे पास इंटेंशन और रिसोर्स एलोकेशन की कमी है। लेकिन एक थोड़ा हट के सवाल आ रहा है मन में कि अगर हम सारे कुत्तों की नसबंदी करा देंगे तो फिर कुत्तों की प्रजाति तो इंस्टिंक्ट हो जाएगी। ये मेरा यहाँ पे बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है यहाँ पे मेरा जी। क्योंकि कुत्ते प्रजाति जो है वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं थी। हमने भेड़ियों से इनको डोमेस्टिकेट किया। ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। जैसे काउस को हमने डोमेस्टिकेट किया बाकी एनिमल से, वैसे हमने भेड़ियों से डोमेस्टिकेट किया कुत्तों को, हमारी सर्वाइवल के लिए। अगर हम 2000 साल पहले पहुंचे, जब हम आदिकाल में थे, तो वहां पे हमको किसने बचाया? कुत्तों ने बचाया। वाइल्ड स्पेस में हम रहते थे, जंगलों के बीच में, कुत्ते हमारे साथ कम्युनिटी के हिस्सा थे। कोई जंगली जानवर आ रहा है तो वो हमें भौंक के बताते कि जंगली जानवर आ रहा है, सतर्क हो जाओ मानव। तो उन्होंने हमारा सर्वाइवल सुनिश्चित किया अभी तक। लेकिन अब हमने क्या किया, इनको डिसोन कर दिया कि हमारा सर्वाइवल अब हम हो चुका है, अब हम थ्राइविंग स्पेस में आ गए, सर्वाइवल कर चुके हैं। अब हमारे पास ये नहीं है कि हमको लड़ना पड़े एक दूसरे से सर्वाइव करने के लिए। अब हम रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, वो भी पीसफुल वे में, ऐसा मेरा मानना है जी। तो जब हमने इनको डोमेस्टिकेट किया तो गलती हमने कर दी, क्योंकि हमने हमारे मतलब के लिए इनको डोमेस्टिकेट किया। अब हमारा इनसे मतलब तो खत्म हो गया,
तो अब इनको मार तो सकते नहीं। चलिए मैं एक आर्गुमेंट ये एंटरटेन भी कर लेता हूँ कि आप सारे कुत्ते पकड़ के मार डालो। तेलंगाना में ये होता है, आंध्र प्रदेश में ये बहुत कॉमन है, केरला में भी बहुत कॉमन है। ये 3 साउथ की स्टेट्स है जहाँ पे ये बहुत कॉमन है, कलिंग जिसको हम कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सूरत में 90s की बात है, ये वहाँ के कमिश्नर थे, उन्होंने बोला कि बहुत कुत्तों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम सबको पकड़ के कल कर देते हैं। सबने मान लिया, बहुत बढ़िया डिसीजन, क्या बात कही कमिश्नर साहब, आप तो आपको तो ये कहते हैं नेक्स्ट ACS या तो CS बनना चाहिए जी। ठीक है, हमने पकड़े सारे कुत्ते, सबको मार डाला। 2 साल के अंदर सबकी पॉपुलेशन की डॉग की पॉपुलेशन खत्म हो गई, बचे ही नहीं कुत्ते वहां। उससे क्या हुआ, रोडेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। रोडेंट मतलब चूहों की, क्योंकि कुत्ते चूहों को खाते थे। अब चूहों की पॉपुलेशन बढ़ी तो अब उनको कैसे मारें। अब जब वो चूहों की पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो सिटी में सरफेस पे आ गए, पहले वो अंडरग्राउंड थे, सरफेस पे आए तो जो गार्बेज है उस पर खाना खा रहे हैं, वो लोगों के घर में जा रहे हैं। उससे क्या हुआ, बुबोनिक प्लाग फैल गया। ये रिकॉर्डेड है, आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। बुबोनिक प्लाग फैला सूरत में, 200 लोगों को सिटी खाली करनी पड़ गई क्योंकि कुत्ते सारे मरवा दिए। तो इकोलॉजिकल बैलेंस अगर डिस्टर्ब होता है तो उसका रिपरकशंस हम ही को झेलना पड़ता है, कोई और नहीं झेलेगा। कुत्ते तो चले गए, मर गए, वो तो। अगर मेरे रिलीजन की बात करें तो हमारे रिलीजन में ये कहना है कि मखलूक जो है, मतलब सारी बीइंग्स जिनको मखलूक कहते हैं हम, वो एक ऑर्डर में जीती है। इंसान जो है वो ऑर्डर के अगेंस्ट जी रहे हैं, जानवर अभी भी अपने ऑर्डर में ही है। वो जैसे वो पैदा हुए थे वो भी अभी भी वही काम कर रहे हैं। इंसान के पास इंटेलिजेंस है, इसलिए वो ऑर्डर के विरुद्ध जा रहे हैं। मतलब जानवर जो है वो साइकिल फॉलो कर रहे हैं, हम साइकिल ब्रेक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हमें सीखना है तो एक दूसरे से ना सीख के हम जानवरों से सीखें। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था मौलाना वहीदुद्दीन खान का, जो कि पद्मश्री अवार्डी है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और पीस पे काफी काम करते हैं। अभी उनका इंतकाल हो चुका था कोविड के समय, बट अभी भी उनकी जो आइडियाज है वो भी प्रोपोगेट हो रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि आज के समय में हमको अगर सीखना है तो हम एनिमल से सीखे कि कैसे वो ऑर्डर में जी रहे हैं, और अभी भी जीते साथ ही उनका ऑर्डर के साथ ही वो जाएंगे। इतने हद तक वो डिसिप्लिन्ड है जी। और हम जाए ना, आप दर्शन देख ही पा रहे हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर हम कलिंग करते हैं तो उसका इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, और वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, और वो साइंटिफिकली फिजिबल भी नहीं है। तो CNVR WHO ने फॉर्मूला दिया था, कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज। इसको हम अप्लाई करें। सारी सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि इस फॉर्मूला को अपनाएं, ह्यूमनली कंट्रोल करें। इससे मैक्सिमम चीजें जो हैं वो कंट्रोल में। जोधपुर में ये हो चुका है, लखनऊ में ये हो चुका है, गोवा 100% रेबीज फ्री सिटी है। नाइस। तो जब इंडिया में ही एग्जांपल है हमारे पास, तो हम क्यों ऐसे ऐसे ऑप्शंस अप्लाई कर रहे हैं। ये तो हमने बात करी कि हमें स्ट्रे एनिमल्स से कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। अब हम आते हैं बात खाने के ऊपर। वेज बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग वीगन होते हैं, और बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और नॉन वेज स्पेशली अगर बोला जाए तो इंडिया में केवल एक खाना नहीं है, एक इमोशन है। करेक्ट। हर किसी का कल्चर बन चुका है वो। लेकिन आप कहते हैं कि यही चीज़ गलत है, ऐसा क्यों? इंसान एक ऐसी स्पीशीज है जो कि सिर्फ सर्वाइवल के बेसिस पे नहीं जीती है, वो मॉरली भी प्रोग्रेस करती है। रिलीजन का जब उत्पन्न हुआ तो ये बताना हुआ कि कैसे हम मॉरली डिफाइंड बीइंग्स बन सकते हैं, कैसे हम कंपैशनेट हो सकते हैं, कैसे हम काइंडनेस एक वर्च्यू ला सकते हैं, कैसे हम पीसफुल हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा था कि जब तक स्लॉटर हाउसेज हैं तब तक देशों के बीच में जंग होती रहेगी। अच्छा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वायलेंस का जो प्रोग्रेशन है वो एनिमल्स से होते हुए ह्यूमंस तक आता है। तो जब तक हम वायलेंस का एक अंश भी रख रहे हैं अपने अंदर, तब तक हम वायलेंट सिर्फ अपने प्रति ही नहीं बाकी सबके प्रति भी रहेंगे, जैसे कि नेचर, एनिमल्स और पीपल जी। तो ये बहुत जरूरी है कि इंसान सिर्फ सर्वाइवली ड्रिवन ना हो, इंसान सिर्फ स्ट्रक्चरली ड्रिवन ना हो, बल्कि मॉरली ड्रिवन भी हो। लॉ स्टैब्लिश क्यों होता है? इंसान को एक दायरे में रखने के लिए। वो दायरा डिफाइन कैसे होता है? मॉरल्स के थ्रू, कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। अब बहुत समय पहले, जैसे आप मैं एग्जांपल बात करता हूँ, आयरलैंड में जो पॉपुलेशन है वो इतनी कम हो चुकी है कि वहाँ के लोगों ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है कि अगर आप किसी से मिल रहे हो और अगर वो ऐप में नोटिफिकेशन आ गया तो वो ये बताएगा कि आप और मैं रिलेशनशिप, मतलब रिलेशन है हमारा कुछ ना कुछ, और आप और मिल चुके हैं हम मिल चुके हैं, मतलब हमारा जेनेटिक जो है सेम है। अच्छा। तो आप और हम क्या कहते हैं
सेक्सुअल नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रही थी। लोग किसी के साथ भी मेट कर रहे थे क्योंकि पॉपुलेशन कम हो है। गई थी। तो ये सब चीजें हम डिफाइन जब करते हैं तो समझ में आता है कि कैसे इंसान को अपने दायरे में रहने के लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है, कि कैसे उनको बता दिया कि भाई आप नोटिफिकेशन आ गया तो आपका और मेरा कोई रिलेशन, इससे हम आपस में हम संबंध नहीं बना सकते, दोस्त रह सकते हैं बट हम बाउंड्री सेट कर दी। तो वैसे ही खाने को भी लेके है कि हमको डिफाइन करना पड़ेगा हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना। खाने के लिए तो बहुत हम सब कुछ खा सकते हैं, दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं जो लोग खा रहे हैं। ऑक्टोपस लोग खा लेते हैं। स्पेन में एक कंपनी है जो कि ऑक्टोपस फार्मिंग के लिए बहुत पुश कर रही है। उनका ये कहना है कि हम ऑक्टोपस की फार्मिंग करेंगे, उनको एक जगह पे रखेंगे और उनको फार्मिंग करेंगे। अब जब उन्होंने उनकी फार्मिंग शुरू करी तो उनको ये मालूम था कि ऑक्टोपस एस्केप कर रहे हैं उनके फार्म से। कैसे एस्केप कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्टोपस जो एक ऐसी बीइंग है जो कि बहुत ज्यादा ऐसी शेप शिफ्टिंग हो जाती है, वो अपना शेप चेंज करके वो निकल जाती है उनमें। तो वो एक ऐसे दीवार तोड़ने के रेडी है जो कोई भी इंसान बना ले। तो उसका ये मतलब है कि वो हाईली इंटेलिजेंट है, हाईली सेंटिएंट है। अब यहां पे आता है डिफरेंस जो हम समझे सेंटियंस का। आपके अंदर एक क्षमता है पेन फील करने की, आपके अंदर एक क्षमता है डर महसूस करने की, आपके अंदर एक क्षमता है ग्रुप्स फॉर्म करने की, आपके अंदर एक क्षमता है दोस्ती करने की। जब ये सारी चीजें आपके अंदर क्षमता है, इसको हम कह देंगे कि आप सेंटिएंट बीइंग है। अब ये एक्सटेंड होता है हर वो बीइंग पे जिसके पास ये क्षमता है। साइंटिफिक लिटरेचर और बहुत सारी पीयर रिव्यू स्टडीज ये कहती हैं कि बहुत सारे एनिमल्स, यहां तक कि मोस्टली जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेंटिएंट है। तो जब डिफरेंस ही नहीं रहा आप में और जानवर में ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग, एक्सप्रेसिंग एंड टेकिंग रिस्क, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे लिए वो खाने के लिए है, हमारे वो खाने के लिए नहीं है? हम कैसे अपने आप को उनके ऊपर रख दें और ये कह दें कि वो हमारे लिए बने हैं? बिल्कुल सही। अब कुछ रीजन ये कहते हैं, जैसे अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में क्या कहा जाता है कि वी हैव डोमिनियन ओवर एनिमल्स, मतलब हम डोमिनेट कर सकते हैं। इस्लाम भी ये कहता है कि जानवर हमारे लिए बने हैं। लेकिन अगर हम अलग रीजन में जाएं तो हिंदुइज्म ये कहता है कि हम वासुदेव कुटुंबकम है, सब परिवार है। अद्वैत वेदांत कहता है कि हम सब एक हैं। तो ये फिलॉसफीज जो हैं, एक ये कहता है एक ये कहता है, तो किसको माने? तो यहाँ पे आता है एक व्यक्ति की रैशनैलिटी, कि आप चूज करें कि आपको किस तरीके से अपने आप को डिफाइन करना है। तब आप जान पाएंगे कि आपको अपने आप को मॉरली डिफाइन करना है, क्योंकि बाकी सब डेफिनेशन तो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ती उसकी। आपको मॉरल्स पे आप अगर स्थित रहेंगे अपने, तो आप अपने आप को एक तरीके से एक स्ट्रक्चर में रख पाएंगे। तो इन दी एंड मैं ये बोलूंगा कि जितना हम मॉरली डिफाइंड एक सोसाइटी रहेगी, उतना ही हम एक प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव और लिबरेशनरी पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ पाएंगे सोसाइटी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब से ह्यूमन स्पीशीज आई है या फिर जब से कोई भी लिविंग स्पीशीज आई है, तब से एक जो टर्म चलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस थ्योरी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। करेक्ट है। और एक आर्ग्यूमेंट है जो बहुत लोग देते हैं, आपने अगर सुना हो, कि अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो जानवर ओवर पॉपुलेट हो जाएंगे और वो हमें नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो फिर क्यों हम नॉनवेज ना खाएं? मुर्गी की एग्जांपल लेते हैं हम। जी। आप मुझे देंगे एक कागज है, कुछ एक कागज में से। जी। ये कागज A4 साइज पेपर का है। इस साइज के पेपर के ऊपर एक मुर्गी अपना जिंदगी निकाल देती है, जिसको हम बोलते हैं बैटरी केज। इसको पहले कैलिफोर्निया केज कहा जाता था, इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। आप कोई भी पोल्ट्री यूनिट जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि इस साइज के केज के अंदर 5 मुर्गियां रहती हैं और उनको प्रतिदिन आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेट किया जाता है, मतलब कृत्रिम गर्भधान। नेचुरली मेटिंग नहीं करा रहे हैं उनकी, नेचुरली वो प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। हम उनको आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेट कर रहे हैं कि वो संख्या बढ़ती जाए, जिससे लोग उसको कंज्यूम कर पाए। तो हम ही उनको इतना रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं और फिर हम ये आर्गुमेंट देते हैं कि अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या होगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो हम कर रहे हैं उनकी, वो खुद तो इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये आर्गुमेंट कैसे वैलिड है यहाँ पे? ये तो आर्गुमेंट यही तहस नहस हो गया जब हमने उनके ऊपर अपना डोमिनियन दे दिया। तो ये बात कहना कि जानवर की संख्या बढ़ जाएगी अगर हमको खाना बंद कर दे, ये फैलेसी जो है ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ओके। क्योंकि हम ही उनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ना हो तो अब आप मुझे फिर लाके कहते कि हाँ देखो मुर्गी की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। यहाँ तक कि जो मुर्गी फार्म्स में रहती है
उनको भी जेनेटिकली मॉडिफाई करके वो बनाया हुआ है। आप जंगल में जाएंगे, जंगल की मुर्गियां सफेद रंग की नहीं मिलेंगी आपको, बिल्कुल आपको अलग अलग भूरे रंग की मिलेगी, काले रंग की मिलेगी, मिक्स रंग होते हैं कुछ। इनको ब्रॉयलर्स कहा जाता है, इनको लेयर हैन कहा जाता है। इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है सिर्फ खाने और अंडा देने के लिए, तो हमने पैदा ही इनको ऐसे कर दिया कि वो बनी इसलिए हो जाए वो। तो ये जो आर्गुमेंट, दोबारा मैं कहता हूँ, ये जो आर्गुमेंट हमने दे दिया है कि अगर जानवर को इंसान खाएगा नहीं तो वो हम पे कब्जा बना लेंगे, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम ही जानवर को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जानवर खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा। ये सेम चीज गायों पे भी आती है, गायों को भी हम कृत्रिम गर्भधान के रूप से उनके बछड़े पैदा कराते हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार कॉन्सेप्ट लेके आई, उसको बोलते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमन। वो ये बोलते हैं कि सिर्फ फीमेल बछड़ी ही पैदा होगी, मेल काफ नहीं पैदा होगा अगर आप आर्टिफिशियली उनको प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके की उनको जीनोम सीक्वेंसिंग कर दी है उनकी। यहां तक कि एक मैं मीटिंग में था, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट के जी, उनका ये कहना था, उन्हें पहले बहुत लेक्चर दिया एनिमल वेलफेयर के ऊपर, कम से कम उन्हें 2 घंटे बात करी कैसे पशुओं को संरक्षण होना चाहिए, मैंने कितने बंदर पाले, मैंने कितनी बिल्लियां पाली, मैंने कितने कुत्ते पाले, कैसे भगवान ने मुझे एक वरदान दिया इस मिनिस्ट्री में आने के लिए, ये वो सब बहुत अच्छी बातें करी, सबका दिल जीत लिया। और आखिर में यही बात करी कि अगर हमें दूध पीना है तो हमें सिर्फ बछड़ी ही यहाँ पैदा करनी पड़ेंगी, अगर बछड़े पैदा हो गए तो इनको कहाँ लेके जाएंगे, क्या होगा इनका। तो इसलिए उन्होंने बताया कि हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है सरकार में कि हम सेक्स सॉर्टेड सीमन बनाया है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल बछड़ी ही पैदा होगी, बछड़ा पैदा होगा ही नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि किस हद तक हमने कंट्रोल लाने के लिए जेनेटिकली एनिमल्स को मॉडिफाई कर दिया है। हम गाय की बात करते हैं, गाय के अंदर 33 भगवान विसर्जित, हम कैसा ऐसा कहते हैं, 33 कोटि भगवान विसर्जित जैसा हम कहते हैं। वो रिस्पेक्ट कहाँ गई जब हमने नंदी को पैदा होने से ही रोक दिया। बात तो सोचने वाली आपने कर दी है। हर चीज जरूरी है कि मैं किसी को यहाँ पे कन्वर्ट करने नहीं, चेंज करने नहीं आया। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम सोचें। संविधान ने हमको एक ड्यूटी दी है जी, आर्टिकल 51AH, वो ये कहता है कि हर चीज को आप रैशनली ढूंढें, रैशनली अप्लाई करें और साइंटिफिक टेम्पर रखें जी, तभी आप अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो कि चीजों को हटाना सीखेगा अपनी दुनिया से। हर चीज हम लेने के लिए नहीं बने हैं। हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, हमने उसको स्वीकार कर लिया, नहीं, इंफॉर्मेशन दी उसको ले लो, लेकिन उसको स्वीकार मत करो, उस पर जांच करो कि ये जो जानकारी हमें मिली है क्या ये सही है, क्या ये मेरे मतलब की है, क्या इससे कुछ आगे मेरे फ्यूचर में कुछ प्रभाव आने वाला है और कैसा आने वाला है। तो साइंटिफिक टेम्पर बहुत जरूरी है इंसान के अंदर इस समय में होना। जैसे अभी आपने एनिमल क्रुएल्टी की बात करी थी कि मुर्गियों को A4 साइज के पेपर में रखा जाता है, क्या ऐसे और भी कोई केसेस हैं? हाँ, पिग्स की बात करते हैं हम। MP में पिग फार्मिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये वाले पिग नहीं जो आप काले रंग के देखते हैं, इनको हम बोलते हैं यॉर्कशायर ब्रीड। ये पिंक कलर के होते हैं, आपने जो हम लोगों ने कार्टून्स में देखे हैं। Exactly. ये अब इंडिया में इसकी पॉपुलेशन खाने की बहुत बढ़ती जा रही है। आप दिल्ली में जाएंगे तो पोर्क के आउटलेट आपको भारी बार दिखेंगे। ग्रीन मेट्रो रेलवे स्टेशन है, जो कि मेट्रो स्टेशन है, वहाँ के बिल्कुल सामने ही आपको पोर्क की बोर्ड लगा हुआ देखेगा कि यहाँ पे पोर्क मिलता है। बहुत ओपनली लोग बेच रहे हैं, खा रहे हैं इसको। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं जेस्टेशन क्रेट। जेस्टेशन का मतलब हम समझे कि जब एक पिगलेट देती है तो उसको जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, कि वो अपने बच्चे दिए, उसने बच्चे अपने रखे, उसके दूध पी रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार जो माँ इतनी भारी होती है कि अपने बच्चे के ऊपर गिर जाती है, वो इसके उसके बच्चे मर जाते हैं। अब बच्चा मरना जो इंडस्ट्री वालों के लिए उनके लिए एक लॉस है, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट किया, सही बात है, इतना ज्यादा रिसोर्सेज इनके ऊपर यूज हुए, पानी का यूज हुआ, फूड का यूज हुआ, जाने के एंटीबायोटिक का यूज हुआ, तो अब वो उनके लिए मर रहा है, तो उनके लिए लॉस है। वो लॉस लाइफ का नहीं, लॉस मॉनेटरी सेंस में। अब वो क्या करें उसका, तो वो बताते हैं जेस्टेशन क्रेट। तो एक तरीके से जेस्टेशन क्रेट होता है जेल, जहाँ पे ये मान लेते हैं ये एक फीमेल पिग है, इसको हम उल्टा नहीं करूँगी, पानी गिर जाएगा। मान लेते हैं ये फीमेल पिग है जी, ये फीमेल पिग है, उसके बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे केज बना देंगे कि वो मूव ही नहीं कर सकती है। अच्छा, बच्चे सिर्फ दूध पिएंगे, कि जो जेल होती है थोड़ी सी स्पेस तो होती है निकलने की, जो सलाखें होती हैं, तो बच्चे सिर्फ अंदर बाहर कर सकते हैं, लेकिन माँ मूव ही नहीं कर सकती, और ये इलीगल है। सेक्शन 11(1)E PCA एक्ट का इसको इलीगल बनाता है। काफी सारी स्टेट्स ने इसको बैन कर दिया है, लेकिन इंडस्ट्री नॉर्म है तो भी चलता हुआ आ रहा है अभी। अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ,
गोट्स कैसे रिप्रोड्यूस होती है। जी। गोट्स के साथ भी कृत्रिम गर्भधान होता है। लोहे का एक एम्प्टी फनल लेते हैं, गोट्स की वजाना में डालते हैं और उसके थ्रू इम्प्रेग्नेशन होता है गोट्स का। तो ये सारी इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हैं। पिग्स की अगर हम बात कर रहे थे तो पिग्स में भी एक चीज और होती है कि उनकी पूंछ काट देते हैं। अब एक पिग एक के पिग के पीछे है, क्योंकि ये सब कन्फाइंड स्पेस में होते हैं। मान लेते हैं ये एक पिग है, ये उसके पीछे है। अब उसकी पूंछ पिग की लंबी होती है। अब क्योंकि पिग बहुत ही सेंसिटिव बीइंग होते हैं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव बीइंग होते हैं, इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं कि आप वो मान भी नहीं पाएंगे। अब वो एक दूसरे के पीछे पीछे है, स्पेस कम है, तो वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के थ्रू जाते हैं, तो वो दूसरे की पूंछ खाना शुरू करते हैं। अब वही बात आ गई, पूंछ खाया तो उनके लिए वैल्यू लॉस है। तो वो क्या करते हैं कि पूंछ काट देते हैं बिना एनेस्थीसिया दिए। बच्चा पैदा हुआ, 2 टांग पकड़ी, पूंछ कैसे से काट दी। अरे बच्चा रो रहा है, कोई बात नहीं, उनको क्या फर्क था, फेंक दिया ऐसे नीचे। अब एक चीज और यहाँ पे होती है, अब पूंछ तो किससे काट रहे हैं, दांत से। तो दांत के क्या करें, प्लास से दांत खींच लेते हैं। मतलब वो जीते जी मार ही डाल रहे हैं, बस वो चल रही है किसी बस चल रही है, सांस है, जब तक सांस है तब तक उनके लिए वो ठीक है। बस ठीक में नहीं, बेहतरीन है, सांस तो चल रही है ना, बस हाँ। इतना काफी है। क्योंकि खाने के लिए ना पूंछ खा रहा होगा इंसान, ना दांत खा रहा होगा, तो निकाल के फेंक दो। खाएगा तो फैट, तो फैट बस चलता रहना चाहिए, बस ये होना चाहिए। अब इस तरीके से ये एक और चीज आती है मुर्गियों में भी। अब इसको बोलते हैं डीवीकिंग। अब मुर्गियां क्लोज स्पेस में है, सेम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उनको भी होता है, तो एक दूसरे को चोंच मार मार के वो इंजर कर देती है। तो चोंच में क्या करते हैं, चोंच पकड़ते हैं, आयरन रॉड लेते हैं और चोंच को काट देते हैं। चोंच ही नहीं होती मुर्गी की। आप देखना मुर्गी की फोटो देखना, आप इंटरनेट पे जाके, लेयर है इनकी, चोंच ही नहीं दिखेगी आपको उनकी, क्योंकि चोंच बचपन में ही काट देते हैं उनकी। और ये सब तब जब वो 100% जीवित है, महसूस कर पा रही है सब कुछ, जीरो एनेस्थीसिया। और जब ये, जैसे आपने कहा बचपन में ही काट देते हैं, तो फीडिंग कैसे होती है, खाते कैसे हैं वो नहीं खाते, बहुत बहुत दिन तक भूखे पेट रहते हैं, मुंह खोल के फिर भर देते हैं खाना उनके मुंह में फनल के थ्रू। बस जिंदा रखना है किसी तरह आप देखें ना, जब ईद अल अधा आती है तो बहुत सारे हैदराबाद के बाकी स्टेट्स के वीडियो शेयर होते हैं, जहाँ पे बकरों के मुंह खोल के, उनके मुंह बांध के ठूसते हैं खाना, कि बकरे का वेट बढ़ जाए, जब मंडी में जाए तो महंगा बिके। तो ये सब चीजें हो रही है इस इंडस्ट्री में। अब मेरा तो बहुत सारी चीजें मन करते हैं, बहुत सारी चीजें बोलूं। यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं ईद उल अधा की, तो ये कहा गया है कि बकरे को आप पालो, ना कि खरीदो। 1 साल 2 साल पालो, जिससे आपका अटैचमेंट हो, ऐसा लिखा हुआ है कुरान में। अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट होने के बाद आप उसको ज़बा करते हो, अल्लाह को बोलते हो कि मैंने इसको अपने अजीज दोस्त की तरह पाला और मैंने इसको आपको सौंप दिया, ये कहते हुए कि मैंने डिटैचमेंट को अपनाया। बेसिकली ईद उल अजहा का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि आपको अपने प्रिय की कुर्बानी देनी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो उन्होंने इंसान की ना देनी पड़े, इसलिए बकरे को एक जरिया बनाया है कि बकरे को पाला बच्चे की तरीके। अब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट ओपिनियन है। ओके। कुछ लोग ऐसा इंटरप्रेट करते हैं और ऐसा बोलते हैं, ज्यादातर मौलाना ये कहते हैं कि ये सिंबॉलिक है, लिटरल सेंस में नहीं लेना है इसको जी, क्योंकि आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, कि ये दुनिया आपके लिए एक ऐसा टेस्ट है जी। आप इस दुनिया में आए हैं अपना टेस्ट करने के लिए अपने आप को, वो आप टेस्ट अगर पास करते हैं तो आपको जन्नत मिलेगी, जो आपका हिसाब लिया जाएगा जब आप मरेंगे। इस्लाम में ये कहा है कि इस्लाम में इंसानों को भेजा गया है इस दुनिया में एज अ सब्जेक्ट ऑफ पीपल हु वुड बी टेस्टेड। तो टेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है। उसमें एक टेस्ट होता है डिटैचमेंट, कि आपको डिटैचमेंट होना है इस लाइफ से, आपको इस लाइफ से डिटैच होना है, आपको भौतिक वस्तु से अटैचमेंट नहीं रखना, आपको पैसे से अटैचमेंट नहीं रखना, आपको अपने बीवी से अटैचमेंट नहीं रखना, बच्चों से अटैचमेंट नहीं रखना, माँ बाप से अटैचमेंट नहीं रखना, किसी से अटैचमेंट नहीं रखना, आपको सिर्फ अल्लाह से अटैचमेंट रखना है। आपकी पाइटी सिर्फ उसकी तरफ होनी चाहिए। मतलब जितने भी रिलेशंस आपने बनाए, जितनी भी चीजें करी, वो सब आपकी ड्यूटी थी एक, बस आपने कर दिया, उसके आगे कुछ भी नहीं। तो वो डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए ये प्रैक्टिस को यूज किया जाता है। अब मेरा इसमें ओपिनियन ऐसा है, और कुछ मौलाना ऐसे जो कि इंडिया में बात करते हैं कि ये सिंबॉलिक है जी, इसको लिटरल सेंस में नहीं लेना है। हम एक एनिमल को सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2 दिन पहले दुकान से खरीद के, मंडी से खरीद के, और उसको हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा उससे अटैचमेंट हुआ? कैसे हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी चीज थी? हमने पैसा दे दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारी चीज थी। हमने 20 लाख रुपए का बकरा लिया, इसका मतलब नहीं हमने कुछ बड़ा काम कर दिया, हमने अपने पैसे डोनेट किए, नहीं। आपने वो प्रैक्टिस अगर आपको फॉलो भी करनी है, जो कि वो प्रैक्टिस वैसे है नहीं, अगर आप उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो भी करना चाहते हैं तो वो भी आप गलत फॉलो कर रहे हैं।
आप 2 दिन पहले मंडी से बकरा खरीद के ला रहे हैं, आप शो ऑफ कर रहे हैं कि हमने 20 लाख का बकरा लिया, वीडियो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल करोड़ों मीडिया के पे। बिकते हैं, करोड़ों के 3 बिकते हैं। करोड़ का बकरा बिकता है कि कान पे अल्लाह का नाम लिखा हाँ, हुआ हाँ, है, ये वो हाँ, 3 करोड़ का बकरा है। तो ये अंधविश्वास है, इस्लाम में भी अंधविश्वास है, ये कहानी अंधविश्वास की है। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा ब्रदरहुड है जो कि नेगेटिवली दर्शा रहा है इस्लाम को, तो कोई इसके खिलाफ बोलता नहीं, और जो बोलता है उसके खिलाफ फतवा जारी होता है, और फिर वो अगले दिन मिले चाहे ना मिले वो तो पता ही नहीं। तो जितनी हमने अभी सफरिंग की बातें करी, इससे लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं, अपने जहन में ही खड़े होते हैं कि आज तक हम इसको इस तरीके से क्यों नहीं देख रहे थे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। अगर हमारे व्यूअर्स को भी इन सब बातों की नॉलेज नहीं थी और वो अभी तक इस फॉल्स आर्ग्यूमेंट पे बहस कर रहे थे कि अगर जानवर ज़्यादा हो गए तो वो इंसानों को खा लेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपने जहन में झांकने की ज़रूरत है और इस मुद्दे को थोड़ा सा और सोचिए, और जो आपको सही लगे, बेहतर लगे, वो करिए। और आपको अगर कोई भी आर्गुमेंट मन में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी बात करेंगे। अगर डेटा की बात करें, जैसे यहाँ तो हमने इमोशनल क्वेश्चन डाला अपना, अगर हम यहाँ पे डेटा की बात करें कि नॉनवेज खाने से सच में एनवायरनमेंट को क्या लॉस होता है। 2021 में FAO की एक रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि 18% जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका कारण एनिमल एग्रीकल्चर है। अब जब ये रिपोर्ट आई तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया। उनका ये कहना था कि इस रिपोर्ट में जो एनिमल की जो साइकिल है पूरी, उसको कंसिडर नहीं किया, इसकी वजह से जो डेटा है वो फ्लॉड है। लेकिन अगर ये उनका आर्ग्यूमेंट है कि एनिमल की जो लाइफ साइकिल है उसको हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो अगर उसको कंट्रीब्यूट करते तो डेटा तो ज़्यादा बड़ा आता, 18% से ज़्यादा आता। तो इसका ये कहना था FAO रिपोर्ट का कि 18% क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो एनिमल एग्रीकल्चर की वजह से हो रहा है। और हम बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स है फॉसिल फ्यूल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एमिशंस की बात करते हैं जो व्हीकल से होती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि कितना ज़्यादा पानी यूज़ होता है इन सारी इंडस्ट्रीज़ में। एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग यूज्ड। प्लस जब ये सारी इंडस्ट्रीज में जो एफ्लुएंट बोलते हैं इसको हम, वो जब प्रोड्यूस होता है तो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है आसपास की नदियों में, आसपास के मिट्टी में, आसपास के ग्राउंड वाटर में, जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर खराब होता है, हमारी मिट्टी खराब होती है, हमारी नदियाँ खराब होती है। यहाँ तक कि भोपाल में जो स्लॉटर हाउस है जो अभी बंद हो चुका है, उसको NGT कोर्ट में कैसे चैलेंज किया गया। वहाँ का जो पूरा वेस्ट प्रोड्यूस होता था जब भैंसें कटती थी, तो सारा का सारा ब्लड आसपास की जो टनल्स थे पानी के, वहाँ से बहते हुए निकलता था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था। और उसकी वजह से जब NGT पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये इलीगल है, आप इसको नहीं चला सकते, और स्लॉटर हाउस बंद कराया गया, क्योंकि ये स्लॉटर हाउस एम्पल नंबर ऑफ अमाउंट फ्लुएंट्स को प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर इशू आ रहा था, सांस लेने में, साफ पानी पीने में, और सॉइल का जो डिग्रेडेशन था वो हो रहा था। जब वो बैन किया गया तो उन्होंने बोला कि हम बंद नहीं कर सकते, हम इसको रिवैम्प कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस बनाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस बना दिया। आप जाएंगे जिनसी चौराहे से निकलेंगे तो आपको दिखेगा मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस लिखा हुआ। अब उसमें ये प्रॉब्लम होती है मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस में कि वो मैकेनिकली फंक्शन करता है, नाम ही मैकेनाइज्ड है। अब इंसान गला नहीं काटता, मशीनें भैंस लिया, उसका पैर में रस्सी बांधी, उसको उल्टा लटका दिया, उल्टा लटकाया, लटकी हुई है वो कन्वेयर बेल्ट से, चाकू चलाया, खून निकला, खून गिर रहा है, वो भैंस तड़प रही है, पैर भी खिंचा हुआ है, गला भी लटका हुआ है, और कन्वेयर बेल्ट पे घूम रही है। वो घूमते 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 एक व्यक्ति चमड़ा निकाल रहा है, एक व्यक्ति गला निकाल रहा है, गला काट के फेंक रहा है, तो भैंस जिंदा है अभी भी। तो मैकेनिज्म जो होता है स्लॉटर हाउस का, उससे सफरिंग बढ़ जाती है एनिमल की। लॉ में ऐसा कहा गया है, स्लॉटर हाउस रूल 2001 में, कि किसी भी एनिमल को अगर आपको स्लॉटर करना है तो उसको स्टनिंग करके करना पड़ेगा। इसको ऐसा कहा जाता है कि ये ह्यूमेन मेथड है। मतलब वो जो हलाल और झटका जो कहा जाता है वो बात कर रहे हैं हम। वो एक तरीके से इलीगल है इंडिया में, इलीगल है, झटका भी और हलाल भी, क्योंकि लॉ ये कहता है, जो FSSAI एक बॉडी है जी, वो ये कहती है कि अगर आपको किसी एनिमल को स्लॉटर करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, जो कि है स्टनिंग, कि आपको एक इलेक्ट्रिकल करंट देना पड़ेगा जानवर को, जिससे वो मरेगा। ओके। ना तो हलाल आप यूज कर सकते हैं, ना को आप झटका यूज कर सकते हैं। लेकिन
क्योंकि ये रिलीजियसली एक कॉन्सेप्ट है और हमारा देश बहुत ही रिलीजियसली स्ट्रेंथन भी है और उसका एक बून और बेन दोनों है। उसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट को एक तरीके से रखा गया है और उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन ये जो आपने मैकेनिज्म बताया पूरा कि भैंस को उल्टा टांग दिया और वो आधी मरी है और आधी जिंदा और वो घूम रही है, हाँ। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि टाइम बचाना है और पैसे बचाना है। लेकिन अगर वो सीधे मर जाएगी तो इजी नहीं हो जाएगा कि खाल उधेड़ना और जो भी प्रोसेस उन्हें करना है, अगर वो मार डालेगी जानवर के लिए तो देखो मौत उसके लिए तो तय है, सफरिंग कम हो जाएगी, ये बात मैं बिल्कुल मानूंगा। लेकिन वो क्यों नहीं सफरिंग कम कर रहे हैं? क्योंकि टाइम और वो कम हो अगर देखिए ना, एक भैंस को मरने में 40 मिनट लगते हैं। ओके। पूरा नॉर्मली हलाल या से बात करें, जी। धीरे जब उसका पूरा ब्लड निकलता है तो 40 मिनट आराम से। बहुत बड़ा जानवर होता है भैंस। मैं जब छोटा था तो मेरे मामू एक बार मुझे भैंस के बचड़खाने में लेके गए। 4 लोग से ज्यादा उस भैंस को पकड़ के रखे थे कि उसको मार सके, और 40 मिनट तक वो तड़पती रहती उसका खून बहता रहता है। तो एक भैंस को अगर कटने में 40 मिनट लग रहे हैं तो आप मान लें कि अगर वो रूटीनली करना है उनको तो कितना समय लगेगा उनको। अगर मान लें 300 भैंस है, 300 × 40 और उन्हें केवल बिजनेस देखना है, उन्हें दर्द से कोई मतलब उनको नहीं ये है कि 1 घंटे में कितने तो भैंस कट सकती है। उनको ये नहीं है कि 1 घंटे में 1 भैंस कटे। उनके लिए कि एक घंटे में अगर 3 भैंस कट जाए तो उनका तो मुनाफा है। लाइन में सारी भैंस लगी हुई कटने के लिए, जितना जल्दी कटेंगे उतना ज्यादा प्रोसेस करके वो बेच पाएंगे दूसरी जगह, स्टेट में या जहाँ भी उनको भेजना है। तो टाइम को मैनेज करना, टाइम को रिड्यूस करना और रिसोर्सेज को रिड्यूस करना, मैकेनिज्म को ये आगे बढ़ाता है। इतनी सारी बातें सुन ली हैं, अंदर से कुछ होने लगा है कि कितना कुछ चल रहा है दुनिया में। देश भर में हमने बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग जानवरों के खेल देखे हैं, चाहे वो डॉग फाइटिंग हो, चाहे वो कॉक फाइटिंग हो, चाहे वो जल्लीकट्टू हो जो कि इतना पॉपुलर है साउथ में और उसके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो शायद आप लोगों को भी पहली बार सुनने में आ रहा हो, फिश फाइटिंग। यस, ये फिश फाइटिंग क्या है और कैसे होती है? ये स्पीशीज है बेटा फिश। ओके। छोटी साइज में होती हैं। कितनी बड़ी होती होगी? इतनी सी होती हैं, मतलब 1-2 इंच? 1-2 इंच की। अच्छा। बहुत रंग बिरंगी होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। उनकी पूंछ को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा गुलदस्ता है। अरे वाह। ये फिशेस को साउथ एशियन कंट्री से लाया जाता है इंडिया में। इनको इस कप के साइज में रखा जाता है और मुश्किल से इतना पानी में, तो थोड़ा पी लिया है पानी तो खत्म हो गया है, इतना सब पानी में भर के इसको जिंदगी भर इस कप में रखा जाता है जब तक कोई बिक नहीं आती जिसको जो बेचना है। अब जब ये फिशेस इतने कम पानी में इतने समय तक कन्फाइंड रहती है तो इनको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है। अब जब इनको निकाला जैसे ही ग्लास से और इनको आमने सामने छोड़ा तो ये एक दूसरे से लड़ती हैं, कंपीट करती है स्पेस के लिए। अब ये इसलिए भी होता है क्योंकि इनका एक इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है। ये जब ये नेचुरल बिहेवियर में अपने होती हैं ये, तो ये अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ती हैं। मान लेते हैं एक वुड क्रीक है जो कि एक पानी के अंदर है। उस पानी के वुड क्रीक के अंदर क्योंकि मछलियां जब अंडे देती तो थोड़ा सा शैलो जगह पे, ठंडी जगह पे और अंधेरी जगह पे बच्चे देते हैं अपने जी। तो जब वो बच्चे दिए उसने वहां पे अपने अंधेरे में, तो कोई और जानवर उसके पास आता तो उसे लड़ती है अपने बच्चों को बचाने के लिए मछली। तो ये जो इंस्टिंक्चुअल फाइटिंग बिहेवियर है इसके अंदर रहता है ये। लेकिन अब बच्चे तो दे नहीं रही है वो, और बच्चे नहीं दे रही है तो फाइटिंग बिहेवियर फिर भी है उसके अंदर। तो फाइटिंग बिहेवियर को कैसे वो निकालते हैं उसको कन्फाइन करके। लॉन्ग ड्यूरेशन तक कन्फाइनमेंट होता है और जब उसको कन्फाइनमेंट से निकालते हैं बाहर तो लड़ते हैं एक दूसरे में। वो ये एक बहुत कॉमनली एक प्रैक्टिस होती है हर सैटरडे को तमिलनाडु में कोलासुर मार्केट के पास। ये फिश फाइटिंग एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ गैम्बलिंग फॉर द पीपल ऑफ तमिलनाडु। दिस इज अ वेरी मेन थिंग। लीगल नहीं है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है ये। अच्छा। कोई भी एनिमल फाइटिंग लॉ में लीगल नहीं है, बट फिर भी होती। जल्लीकट्टू को आप इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। जल्लीकट्टू, डॉग फाइटिंग, कॉक फाइटिंग, फिश फाइटिंग सब कुछ इलीगल है। बुल फाइटिंग सब इलीगल है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कॉक फाइटिंग बहुत कॉमन है। उनको भी इस तरीके के हार्मोन्स दिए जाते हैं कॉक्स को कि वो एग्रेसिव हो, और फिर वो जब लड़ती हैं, आप जो देखेंगे कॉक्स जब लड़ते हैं तो उनकी जो एरिया होता है ना ये ऐसे क्राउन जैसा बन जाता है, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर वो लड़ते हैं एक दूसरे में। अपने पंजों के थ्रू वो मारने की कोशिश करते हैं आसपास के एनिमल्स को। पीटा इंडिया से बहुत काम करता है और ये सारी कॉक फाइट्स को बैन कराता है जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में होती है। चंडीगढ़ पंजाब वाला जो एरिया वहाँ पे डॉग फाइटिंग बहुत कॉमन है। बड़ी बड़ी ब्रीड्स, हैवी ब्रीड्स, ग्रेट डेन, उसके अलावा जो बुलडॉग्स होते हैं इनको बार बार मार के इनको एग्रेसिव बनाया जाता है, जिसकी वजह से इनको छोड़ते हैं तो इनका बाइट फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि एक दूसरे की चमड़ी खींच लेते हैं ये, और बहुत खूनम खान होता है।
मेरे साथ एक मेरे फेलो थे, और उनका जो नाम, बचा वो जीत गया। हाँ जो बचा वो जीत गया। मेरे साथ एक मेरे फेलो थे, उनका नाम नहीं लूं क्योंकि वो अनोनिमस तरीके से सारे सिटीज विजिट करते हैं जहाँ पे फाइटिंग होती है। उन्होंने मुझे वीडियोस भेजे हैं वहाँ के, किस तरीके से डॉग फाइटिंग हो रही है, कितने इनह्यूमन, इतना खराब ये होता है कि आप देख भी नहीं सकते हैं। ब्लर करने के बाद भी वो इतना रेड 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 दिखता है कि इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन आई वुड से। ये सब लोग वहाँ पे काम करते हैं, इसको बैन कराते हैं क्योंकि ये इलीगल है फाइटिंग कराना। तो ये वाले इस वाले रीजन में डॉग फाइटिंग होती है। साउथ में जब हम जाते हैं कर्नाटका और इस वाले रीजन में, तो वहाँ पे जलीकट्टू नाम का बुल फाइटिंग होती है या फिर रेसिंग होती है जी। तो उसमें क्या करते हैं लोग, बहुत एक वीडियो वायरल हुआ था रिसेंटली कि बुल्स को एग्रेसिव बनाने के लिए उनको जिंदा मुर्गियां खिलाते हैं। जिंदा मुर्गियां, मुंह खोला, मुर्गी का सर लिया और उसके मुंह से चबा रहे हैं, वो मुर्गी का सर चबवा रहे हैं कि वो एग्रेसिव हो, खून की लत लगे उसको। आप सोच रहे हैं एक एनिमल जो कि हर्बीवोर है, उसको फ्लैश खिलाया जा रहा है कि वो एग्रेसिव हो सके, और जब वो एग्रेसिव हो जाता है तो फिर उसको ये रेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। कंबाला भी बोलते हैं इसको। कंबाला यूजुअली जो महाराष्ट्र का रीजन है वहाँ पे इसको कंबाला किया जाता है। Okay. इनकी रेसिंग होती है। तो ये सारे रीजन्स में जहाँ पे इस तरीके के एनिमल्स को यूज किया जाता है गैम्बलिंग के लिए। मेन से बेसिक बात है गैम्बलिंग, क्योंकि लोगों को एट द एंड कुछ भी हो रहा है, हाँ। इंसान को फायदा होना बस चाहिए। जानवरों को कोई फायदा ही नहीं है। ये बोलेंगे कि हमारा ट्रेडिशन है, हर चीज को टैकल कर देते ट्रेडिशन से। इस्लाम में एनिमल सैक्रिफाइस को ट्रेडिशन के नाम पे रोक देंगे, जलीकट्टू को ट्रेडिशन के नाम पे बोलेंगे कि तमिलनाडु का कल्चरली हेरिटेज है हमारा, तो हम इसको नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि कर्नाटका स्टेट ने अमेंडमेंट लाया कि पीसीए एक्ट में, जो कि सिर्फ ऐसा एक्ट है जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी एनिमल, मतलब प्रिवेंशन करना है एनिमल क्रूल्टी को, लेकिन उसमें एनिमल क्रूल्टी को लीगलाइज कर दिया कि जलीकट्टू अब लीगल है, आप कर सकते हो। यहाँ तक कि 2014 के जो AWBI वर्सेस ए नागराजा केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा था कि जलीकट्टू इज एन एक्ट ऑफ एनिमल क्रूअल्टी, लेकिन उस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया क्योंकि ट्रेडिशन सरकार को वहां पे वोट्स चाहिए। हाँ, लोगों के ट्रेडिशन से छेड़छाड़ नहीं करो, नहीं करो तो वोट्स मिल जाएंगे। चलिए, ये तो हो गई फाइटिंग वाली बात की लड़वा दिया आपस में, खून खराबा हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं खासतौर से इंडिया में जो शादियां होती हैं उनमें घोड़ों की बग्गियां आती हैं या फिर घोड़ी पर दूल्हे को बिठाया जाता है, क्या वो भी क्रुएल्टी में काउंट होता है? अब ये जो हमारी राजा मेंटालिटी है यहाँ पे भी आ जाती है। हम अभी भी समझ के चलते हैं कि अभी भी हम वो एम्पीरियलिस्ट थॉट पे, हम अभी भी वो राजा व्यक्तित्व लेके चल रहे हैं कि भाई शादी हो रही है तो दूल्हे को राजा समान रखना पड़ेगा, उसको वो शान और शौकत और उसको वो एक थॉट देना पड़ेगा कि अभी भी आप राजा हो। अब इसमें ये क्या होता है कि भाई उस समय जब ये चीज़ें होती थी तो ये एक, फिर भी उस समय में घोड़ों को एक अच्छे तरीके से, इतना शोर शराबा के ना होने के बाद उनको रखा जाता था वहाँ पे। अब क्या हो गया है, एक घोड़ा अगर आ रहा है किसी शादी में, घोड़ी आ रही है, उस घोड़ी के ऊपर एक 40 किलो का आदमी, 40 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 70-80 किलो का आदमी बैठा है। उसके बैठने से पहले उसको, उसके ऊपर 20-30 किलो का सामान रखा जाता है। 20-30 किलो वो, 70 किलो का वो आदमी, ये हो गया 100 किलो, 100 किलो टोटल ये हो गए। आसपास बैंड बज रहा है, डीजे बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, पटाखे भी फूट रहे हैं। घोड़ा कितना सेंसिटिव होता है। एग्जैक्टली यहाँ तक कि घोड़े की अगर स्किन के ऊपर एक मक्खी बैठ जाए तो घोड़ा पूंछ से मक्खी नहीं हटाता है, घोड़ा अपनी वो स्किन का पार्ट हिला के मक्खी हटाता है। इसका मतलब कि वो कितना सेंसिटिव है ये हम उससे समझ सकते हैं। बिल्कुल। अब ये सब आपने कर दिया, चलो ये तो वेट और डिस्टर्बेंस की बात है, नॉइस की। मेन कहानी शुरू होती है उसके मुंह के अंदर। उसके मुंह में लगाया जाता है स्पाइक्ड बिट्स, लोहे की रॉड होती है छोटी सी, उसके अंदर कांटे लगे होते हैं लोहे के, जो कि नाल से बंध के पीछे जाते हैं, उसके जो लगाम, जो बोलते हैं। लगाम जिसको बोला जाता है। तो जब कोई घोड़ा कंट्रोल में नहीं रहता तो उसको खींचते हैं। अब जैसे ही वो स्पाइक बिट्स को खींचा तो उसके जबड़े जो होते हैं, अंदर की जो स्किन होती है, वो फटने लगती है, खून बहा, घोड़ा दर्द में आया, कंट्रोल में आया। तो सेम मैकेनिज्म, पेन एंड फियर। The only way to get things done through an animal of your choice is through pain and fear. उसके अलावा वो मानेगा ही नहीं ये सब काम करने के लिए। तो ये क्या हर जगह होता है और ये क्या लीगलाइज है क्योंकि हर शादी वाला कर रहा है यूज, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा? रूल्स के हिसाब से और पीसीए एक्ट में जो सेक्शन 11 है उसके हिसाब से स्पाइक्ड बिट इलीगल है, बिट्स लीगल है, नॉर्मल रख सकते हैं आप बिना, जिससे उसको हार्म ना हो। सिंपल सी एक रॉड हो सकती है जिसमें कांटे ना हो, वो आप लगा सकते हैं, वो अलाउड है करना, लेकिन आप स्पाइक्ड नहीं कर सकते।
बिट्स अलाउड है, स्पाइक बिट्स अलाउड नहीं। और आप ये फिर भी करते वो हैं? चलता है, लोग करते क्योंकि हैं। लोग कभी मुंह खोल के देखते ही नहीं घोड़े में कि घोड़े के मुंह में कुछ है भी क्या। घोड़ों को, उनको मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ बैठने से मतलब है। वो राजा मेंटालिटी चाहिए लोगों को। तो ये जो ईगो है ना, सुपीरियर फील करना, अपने आप को इतना होने के बाद इतना दिखाना, हाँ, वहां से सारा मामला बिगड़ता है कि हम अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि हम, हमारी जो इस दुनिया में जो आने का कारण है, वो कारण लोगों को दबाना, अपने आप को बड़ा दिखाना, बड़ा दिखाने के बाद अपना स्टेटस एक बड़ा बनाना, और यही जिंदगी ऐसी निकल जाती है। आप ये देखेंगे, जब व्यक्ति पैदा होता है बहुत सालों तक, जब तक वो स्कूलिंग में भी रहता है, तब तक उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं आती हैं। स्कूल के बाद कॉलेज डेज में जब वो समाज में जाता है, तब वो ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है जो उसको गलत गलत धारणाएं देते हैं कि भाई समाज में हो तो आपको लोगों को दबा के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर तक लोगों को दबाओगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, उसने बहुत सारे लोगों को दबा दिया। अब जब वो बुढ़े होने की तरफ आता है, तो वापस वो इनोसेंस की तरफ जाता है। सही। क्यों ना हम इनोसेंस को बचपन से एंड तक इंटैक्ट ही रखें? क्यों इनोसेंस हमसे बुढ़ेपन में सीखें? ऐसा क्यों है? सिर्फ बुढ़ेपन में इनोसेंस क्यों वापस आएगी? बुढ़ेपन में हम पूरा अपना दुनिया देखते हैं, सोचते हैं कि हमने क्या किया आज तक समाज में, और जब हम देखते हैं, सोचते तो समझ आता है ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। तब सारे जितने भी बुढ़े होते हैं धीरे धीरे बचपन में जाने लगते हैं अपने, और बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि उनको समझ में आने लगता है कि भाई हमने इतना सारा गलत काम किया, इतने लोगों को दबाया, इतने लोगों को परेशान किया, अब उससे परेशानी से कैसे, ऊर्जा तो बची नहीं उनके अंदर। एक समय के बाद इंसान के अंदर ऊर्जा धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। अब ऊर्जा बची नहीं तो क्या करे? ऊर्जा नहीं बची तो अब फ्रस्ट्रेशन आता है ऊर्जा ना होने की वजह से, और फिर इसलिए ज्यादातर जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इनोसेंस, मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा से इंटैक्ट रहे। इनोसेंस को वीक एज अ साइन ऑफ वीकनेस ना समझा जाए, एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ माना जाए। इनोसेंस शुड बी इंटैक्ट। हर भगवान के अंदर इनोसेंस रही है, और हम उस भगवान के ही अंश या उस भगवान के बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो उसने हमें कहा है कि हम इनोसेंस को अपने अंदर रखें, तभी हम उस तक पहुंच पाएंगे। अगर हम पहुंचना चाहते हैं, नहीं पहुंचना चाहते तो फिर तो आप दानव तो बन ही सकते हैं, कोई बिल्कुल बात नहीं है उसमें। अभी हमने एनिमल क्रुएलिटी की बात करी थी, एनिमल फार्मिंग की बात करी थी। इसमें एक और चीज़ होती है कि जब हम मास प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स का, मान लीजिए मुर्गियों का एग्जांपल ले लें, तो एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टर्म यूज़ किया जाता है। ये क्या है, और ये मतलब हमारे लिए डेंजरस है या नॉर्मल है या क्या है ये? काफी सारे सीनियर साइंटिस्ट ने अक्रॉस द ग्लोब ये अलार्म किया है देशों को कि आपके सारे देशों में धीरे 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 AMR का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब ये क्या, बिल्कुल सिंपली समझते हैं। मान लेते हैं मैं बीमार पड़ा, डॉक्टर ने मुझे कुछ एंटीबायोटिक दी, स्वाभाविक है वायरस को मारने के लिए या बैक्टीरिया को मारने के लिए उसको दिया हमको। अब जब मैं दवाई खा रहा हूँ तो मुझ पर असर ही नहीं कर रही है। वो असर क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमारा फूड सिस्टम बिगड़ा हुआ है। फूड सिस्टम में भी हम थोड़ा सा और नीच पे आए तो जो एनिमल एग्रीकल्चर है वो बिगड़ा हुआ है। ये सारे एनिमल्स को, ऐसा मैंने बताया कि कन्फाइंड स्पेस में रखा जाता है, और जब इतने कन्फाइंड स्पेस में है तो एक जानवर अगर बीमार होता है सारे के सारे जानवरों को भी बीमारी होगी। कोविड का जैसा हम समझ लें, घर में किसी को कोविड है सबको हो जाएगा अगर वो क्वारंटाइन ना हो। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनिमल एग्रीकल्चर में क्वारंटाइन जैसा कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। एक मुर्गी बीमार हुई तो सारी की सारी मुर्गियां बीमार हो गई, बिल्कुल, जो अंडा देती हैं, और बीमार हुई तो मार डालेंगे। आज वो बीमार हुई, अब वो मार डालने की बात तो बहुत बाद में आती, जब तक वो सरकार तक बात पहुंचे। उसको रोकने के लिए ये लोग डेली उनको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देते हैं। डेली बीमार हो ना हो चाहे मतलब ना हो, वो देना है, कंपलसरी है, नहीं देंगे तो बीमार पड़ जाएगी। ओके, तो रोज दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं, उनका वजन बढ़ रहा है, हेल्दी हो रही है। वो जितना ज्यादा वजन उतनी ज्यादा बिक्री। इतनी हेल्दी होगी, सब हो गया, कटने के लिए गई, आपने वो खाया, सारा का सारा एंटीबायोटिक्स आपने भी खा लिया उसके साथ। तो जो एंटीबायोटिक आपको नहीं भी चाहिए था वो भी आपको मिल गया, और जब इतना सारा एंटीबायोटिक मिल गया तो आपकी रेजिस्टेंस बन गई। आप रोज नॉनवेज खा रहे हैं, इतनी एंटीबायोटिक आपकी रेजिस्टेंस बन गई कि जब आप बीमार पड़े, डॉक्टर ने आपको 1 mg की एंटीबायोटिक दी, आपको असर ही नहीं कर रही है, तो आपको डॉक्टर ज्यादा mg की एंटीबायोटिक देगा। तो जब ज्यादा mg की एंटीबायोटिक दी तो उसका मतलब कि आपका नॉर्मल रेंज से रेजिस्टेंस हो गया। तो इसको कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि आपका एक अमाउंट, जो एक सीमित एक रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक्स का, वो आपका बढ़ गया, जो कि नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको कंज्यूम किया जाएगा उतना ज्यादा ही हमारे लिए खराब है। लेकिन एक जो टर्म ऐसे यूज किए जाते हैं कि नॉर्मल जो चिकन मिल रहा है, एक तो नॉर्मल है, एक कहा जाता है कि
कड़कनाथ मुर्गा ये बहुत कम होते हैं, ये देसी मुर्गा होता है, ये खाना चाहिए, तो अब वो तो फिर फार्म बेस्ड नहीं होगा, तो वो क्या सही है हमारे लिए? मेरे पहलू से, मेरे ओपिनियन से ये मॉरली सही नहीं है, क्योंकि मैं एज अ बीइंग अगर इस दुनिया में हूँ तो मैं क्यों सफरिंग को और बढ़ाऊं? ऐसा मेरा मानना है कि अगर सफरिंग, जैसे एब्सोल्यूट अहिंसा पॉसिबल नहीं है, जैसे बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा जी, जैनिज्म में बड़ी बात करी गई है इसकी कि अहिंसा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट माना गया नॉन वायलेंस का। जी, तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिडक्शन पॉसिबल है। रिडक्शन कैसे हो? इंडिविजुअल चॉइस पे यहाँ पे आती है। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड ऑप्शन है जो कि एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस है, और उसी तरफ एक मुर्गा है आपके पास जो भी न्यूट्रिशन है, मैं इनकार नहीं करूँ कि नहीं है, न्यूट्रिशन है तभी लोग खा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप ये खा के भी अपनी पूर्ति कर सकते हैं, टेस्ट की भी, न्यूट्रिशन वाइज भी, और एक्सरसाइज जो भी आपकी चीज़ है, तो क्यों आपको सफरिंग कॉज करके इसको खाना? चॉइस पे आती है आखिरी में बात कि आप क्या चूज करते हैं अपनी प्लेट पे। क्या आप सफरिंग चूज कर रहे हैं कि आप सफरिंग नहीं चूज कर रहे हैं? जैसे नॉनवेज को तो हमने डिनाई कर दिया कि नॉनवेज जो है वो सफरिंग भी कर रहा है और बहुत तरीकों से हमको भी हार्म कर रहा है, लेकिन अगर प्लांट बेस्ड सिस्टम पे भी बात करें, प्लांट बेस्ड डाइट भी देखें, तो वो भी परफेक्टली क्लीन नहीं है, क्योंकि उसमें भी कई सारे टर्म है, जैसे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, मोनोकल्चर है, और माइग्रेशन करना पड़ता है वर्कर्स को उन्हें उगाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, तो ये भी एक तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा तो हार्म कर ही रहा है। तो प्लांट बेस्ड भी एक परफेक्ट डाइट तो नहीं हुई। और वहीं वीगन की भी बात करें तो वीगन में भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जिनको माइग्रेट करना पड़ता है, चाहे वो आलमंड मिल्क हो, चाहे वो सोया मिल्क हो, जो भी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो फिर परफेक्ट ऑप्शन क्या है? जितना हम परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे उतना हम अपने आप को, जो एक्चुअल सोल्यूशन भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जितना हम हो सकता है रिडक्शन पॉसिबल है वो नहीं हम कर पाएंगे। अगर मैं ये मान के चलूँ कि मुझे एक फिल्म बना दी, मान लेते हैं मैं एक फिल्म मेकर हूँ, और मैं ये मान के चलूँ कि मुझे जब तक 100 करोड़ का बजट नहीं मिलेगा तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, तो मैं हमेशा 100 करोड़ का वेट ही करता रहूंगा कि मेरे को परफेक्ट अमाउंट चाहिए तभी मैं कुछ बना पाऊंगा। तो जो परफेक्ट जो थॉट है हमारे अंदर वो तब तक नहीं आएगा जब तक हम एक स्टेप आगे नहीं लेते। प्रोग्रेसिव स्टेप हमारे लिए ये है कि एज सिविलाइजेशन, एज ह्यूमन काइंड, हम काइंडर ऑप्शंस चूज करें अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी थ्राइवल के लिए। अब प्लांट बेस्ड ऑप्शन ये है, ये बात करी जाती है कि बहुत सारा जो प्लांट है अगर हम सब कंज्यूम कर लेंगे तो कैसे हम अपनी पूर्ति कर पाएंगे। यहाँ पे ये बात आती है कि जितना ज़्यादा ग्रेन जो प्रोड्यूस हो रहा है, 75% जो ग्रेन प्रोड्यूस होता है वो एनिमल एग्रीकल्चर के लिए जाता है। मतलब हम प्लांट्स पहले जानवरों को खिला रहे हैं, जानवरों को खाने के बाद फिर हम जानवरों को खा रहे हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है ये थोड़ी सी उल्टी साइकिल है। कुछ लोगों का काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अगर ये सारा प्लांट जो हम उगा रहे हैं, जो भी ग्रेन्स उगा रहे हैं, अगर हम एनिमल्स को ना देके हम खुद कंज्यूम कर लें तो जो हंगर है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा साइकिल है इसको उल्टा बजाने की, चलने की जगह हम इसको सीधा कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम कर लें और हम उससे अपना पूर्ति कर लें। यहाँ तक कि प्लांट बेस्ड डाइट से ये देखा गया है कि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं तो आपको डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो आपका धीरे धीरे कम होने लगता है, आपको डायबिटीज कम होने लगता है। जिन लोगों को एब्जॉर्प्शन की दिक्कत होती है प्रोटीन की, वो बहुत बढ़ जाता है इससे, क्योंकि प्लांट ऑब्वियसली बात है, प्लांट में बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि एनिमल्स में नहीं होते हैं। तो जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है आपके लिए। जब आप ऑब्जॉर्व करते हैं तो जितना ज़्यादा प्रोटीन ऑब्जॉर्व करेगा आपका बॉडी, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी थ्राइव करेगी। ये मैटर नहीं करता कि आप 25 ग्राम प्रोटीन ले लें तो 25 का ग्राम 25 मिल गया आपको, नहीं, 25 का से हो सकता है 10 ही मिले। आपके एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्व कर रही है। तो एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ता ज़्यादा है जब आप प्लांट बेस्ड डाइट पे आते हैं तो। ओके, तो जैसे कि हमने ये बात सुनी, आपको ये बात कितनी ठीक लगती है हमें कमेंट में बताइए, और अगर ये बात ठीक लगती है तो आप एक बार ज़रूर प्लांट बेस्ड डाइट ट्राई करके देखिए, जैसी भी लगे कमेंट में बताइएगा। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं और वो प्लांट में अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उनका ये ट्रांजिशन उन्हें कैसा फील होता है। अभी हमने एक बात करी सर्वाइवल, इस पे हमारी पहले भी चर्चा हुई थी कि सर्वाइवल जो टर्म है उसको हमेशा से गलत तरीके से लिया गया है। अभी हमने एक बात भी बोली थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो क्या है ये सर्वाइवल जो है, ये क्यों गलत क्यों ले रहे हैं लोग? मैं आप ही की बात को जो हमने उस दिन कही थी उसी से कंटिन्यू करता हूँ। आपने एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति आए, उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि मैं अपने सर्वाइवल के लिए आलोचना नहीं करूंगा गवर्नमेंट की, उसकी नीतियों की, XYZ, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है। अब जब वो व्यक्ति यहाँ आके बैठ रहा है,
आपसे बात कर रहा है, मतलब वो ऑलरेडी सरवाइव कर चुका है। उसके पास गाड़ी है, उसके पास बच्चे हैं, उसके पास घर है, उसके पास हर वो साधन है जिससे वो अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कर सकता है। हम यहाँ पे सर्वाइवल से आगे बढ़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम थ्राइव करें, और थ्राइविंग के लिए फिर हमको चाहिए कि हम जितना हो सके उतना होर्ड करें। होर्डिंग मतलब जितना हम ज्यादा अपने आप से बचा लें अपने अंदर। बिल्कुल, इकट्ठा करते रहें। तो उसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी आती है कि हम वहां से सर्वाइवल के थॉट से हम आ जाते थ्राइविंग पे। तो सर्वाइवल का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं यार। एज अ स्पीशीज वी हैव सर्वाइव्ड एंड वी वुड बी सर्वाइविंग until and unless we do something that we doom ourselves। मतलब हम केवल अपने मन को बहलाने के लिए ये चीज बोलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम सर्वाइव करना चाहते हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं। सर्वाइवल तो मुझे लगता नहीं कि अब कोई कॉन्सेप्ट बचा भी है, ऐसा मेरा मानना है कि सर्वाइवल से हम आगे आ चुके हैं। हम अब एज अ स्पीशीज हम एडवांसमेंट पे आगे बढ़ गए कि कैसे हम अपने आप को और कंफर्ट जोन में रख पाए। ओके। अब जैसे कुछ समय पहले लोग घोड़े पे चलते थे, घोड़े से इधर जाना वहां जाना, उससे पहले लोग पैदल चलते थे। पहिए का आविष्कार हुआ तो गाड़ी बनी, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया। हम अब गाड़ी से जब जाते हैं डिस्टेंस उतना ही है, टाइम कम हो गया और लग्जरी बढ़ गई। तो अब सर्वाइवल से आगे बढ़ के हम कंफर्ट और थ्राइविंग पे आगे बढ़ते जा रहे हैं जी। तो सर्वाइवल हो चुका है हमारा, हम ये समझ जाएं, हम ये एक्सेप्ट कर लें बिल्कुल कि वी हैव सर्वाइव्ड एज स्पीशीज। हम बहुत हद तक आगे पहुंच चुके हैं। अब कैसे हमको सस्टेन करना है उस पर हमें ध्यान देना है। एक फिलोसॉफिकल टर्म आता है स्पीसीजम, ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, स्पेशली जो पेट लवर्स होते हैं वो इस चीज को ज्यादा यूज करते हैं। ये क्या टर्म है, मीनिंग क्या है? इस वर्ड को हम दो शब्दों में डिवाइड करेंगे, स्पीशीज और इज्म। पहले इज्म की बात करें तो इज्म का बेसिकली मतलब होता है कि एक आइडियोलॉजी, बिलीफ या प्रैक्टिस। अब किस चीज की आइडियोलॉजी है, किस चीज का बिलीफ है, किस चीज का प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस है स्पीशीज का, ये बिलीफ है स्पीशीज का, ये आइडियोलॉजी स्पीशीज की। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। एक ये डॉग है जिसका मुझे कॉल आया, मुझे व्यक्ति ने कहा कि इस डॉग के पैर पे गाड़ी चढ़ गई है और इसको हमें ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा पेन रिलीफ करने के लिए, सफरिंग रिड्यूस करने को। मैं जाता हूँ, इस डॉग को रेस्क्यू करता हूँ, इसका ट्रीटमेंट कराता हूँ, पेन रिलीफ करता हूँ। और ये मैंने सिंपल तौर पर समझे तो अच्छा काम किया। एक डॉग की सफरिंग मैंने एलिविएट कर दी, जो दर्द में था वो दर्द खत्म कर दिया। अभी मैंने अच्छा काम किया, सुबह इसको छोड़ दिया मैंने अपनी उसकी जगह। शाम को मैं चल रहा हूँ, मुझे एक मुर्गी मार्केट दिखती है, उस मुर्गी मार्केट से 150 रुपए किलो मुर्गा ले लेता हूँ मैं खाने के लिए। अब जिस जानवर को मैंने मारा तो वो भी एक जानवर था, ये भी एक जानवर था। मैंने इस पे प्यार जताया, इसकी सफरिंग एलिविएट करी, इस पे मैंने क्रूल्टी करी और इसकी सफरिंग बढ़ा दी। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है इसको कहते हैं स्पीशीजम। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स वन स्पीशीज ओवर अनदर। मतलब कि किसी स्पीशीज को प्यार करना और किसी स्पीशीज को खाना समझ के खा जाना। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, इसको इंसान को समझना बहुत जरूरी है। आप घर में कुत्ते पाल रहे हैं, घर में बिल्ली पाल रहे हैं, लेकिन फिर आप शाम को मुर्गी खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, तो ये एनिमल लवर नहीं कह सकते इसको हम। और ये लवर तो कहीं से भी नहीं है, आप एक तरीके से एक डॉग लवर है, कैट लवर है, पर्टिकुलर स्पीशीज के लवर हैं आप। एनिमल लवर आपको नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि एक टॉक के लिए मुझे इनवाइट किया था स्टेज में, वहां पे MUN था। मैंने कुछ वेदों के कोट्स वहां पे दिए और फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप में से यहाँ पे कितने लोग एनिमल लवर हैं? सबने हाथ उठाया। फिर मेरा नेक्स्ट सवाल आया कि आप में से यहाँ पे कितने लोग जानवर खाते हैं? सबके हाथ उठे। तो मैंने कहा ये कैसे बात हुई कि आप सब एनिमल लवर भी और जानवर भी खा रहे हैं? सब हंसने लगे। तो ये जो हंसी है ना जी, ये हंसी ही इसका मतलब बताती है कि आप डुअलिटी में जी रहे हो। बिल्कुल। आप प्यार करें तो एक्सेप्टेंस नहीं है आपके अंदर। आप प्यार करें तो सबके साथ एक समान प्यार करें, या तो किसी से प्यार ना करें, बता दे कि मुझे नफरत है सारे जानवरों से। तो ये स्पीशीज़म है जो कि हमें अमूमन हर इंसान में देखने को मिल ही जाता है कि कुत्ते को प्यार करते हैं, सुअर को भगा देते हैं। इंसानों में भी देखें, इंसान बोलेगा कि अगर मैं ऊंची कास्ट का हूं तो मेरे लिए ये कास्ट के लोग ज्यादा प्रेफरेबल होंगे कंपेयर टू दैट कास्ट। तो यहाँ पे भी बोलेंगे कास्टिज्म आ गया। कोई बोलेगा कि मुझे मुसलमान पसंद नहीं तो इसको बोलेंगे इस्लामोफोबिया। तो इंसानों में भी ये है
जानवरों को डिस्क्राइब करने के लिए उनका डिस्क्रिमिनेशन इंसानों की तरफ जानवरों को, इसको ये टर्म दे दिया गया स्पीशीजम। ये रिचर्ड डी डायर ने दिया था टर्म, ये कॉइन। ओके, तो स्पीसीजम जो है और जो मीट पैराडॉक्स है, क्या ये सेम सिमिलर है, सिमिलर है। सिमिलर चीज Yes. है? अगर ये इंटरेस्टिंग लग रही है आपको कॉन्वर्सेशन अभी तक जो भी हम कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये ऐसे लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो सच में स्पीसीजम करते हैं। और कुत्तों को तो सब प्यार करते हैं, बिल्लियों को तो सब प्यार करते हैं, लेकिन बाकी जानवरों को क्या? बाकी जानवरों को कोई प्यार की नज़र से क्यों नहीं देखता, खाने की नज़र से कोई क्यों देखता है? तो शेयर कीजिएगा और आपके कोई पॉइंट्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। पीटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल राइट्स के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है ग्लोबली, और वो हमेशा बहुत सारे कंसर्न्स रेज करता है, बहुत सारे एनिमल रेस्क्यूज करता है। जैसे आपने अभी बताया था कि कॉक फाइटिंग को प्रिवेंट किया जाके उसने वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। तो पीटा ने आपको इनवाइट किया था बकरीद के दिन। अमूमन आपके मन में भी यही आया होगा कि पीटा बकरीद मना रहा है, मतलब ये कैसे हो सकता है? करेक्ट। मुझे कॉल आता है दोपहर के समय और मुझे उनकी टीम से बोलते हैं कि हम फीस्ट कर रहे हैं बकरों के लिए। और मैंने सोचा यार ये क्या बात हो रही है, बकरों के लिए फीस्ट या बकरे फीस्ट पे हाँ। चल क्या रहा है ये? बकरे फीस्ट और वो भी पे है, पीटा? वो भी पीटा बकरे फीस्ट पे कि बकरों के लिए फीस्ट है? तो उन्होंने कहा आप आइए एक बार, हम देखते हैं, हम आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने टर्म यही किया कि यूजुअली बकरों को फीस्ट पे रखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बकरों के लिए फीस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट किए, टेबल पे सजाया। उनके जो रेस्क्यूड बकरे थे स्लॉटर से होने से पहले, उनको लेके आए सांगली महाराष्ट्र में, उनकी एक सेंचुरी है जी। वहाँ से वो लेके आए उनको, सारे बकरों को, सबको बकरों को छोड़ दिया खाने के लिए। हमारे लिए वो डिलाइट थी कि हमने देखा कि इतने सारे बकरे इतने खुश अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, ना कि उनको हम खा रहे हैं। तो ये एक हमने मैसेज दिया लोगों को कि आप बकरों को फीस्ट पे ना रख के बकरों के लिए फीस्ट आप रख सकते हैं। तो वो एक बेसिकली मैसेज देना चाह रहे थे हम लोगों को जी। कि जानवर पैदा हुए हैं हमारे प्यार के लिए, बजाय हमारे खाने के लिए। ये तो एक ओवरऑल कम्युनिटी के लिए हो गया, लेकिन आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स था? मेरे जो दोस्त है मेरे, उनका मुझे फ़ोन आया, मुझे बोलते हैं कि देखो भाई अब बकरा ईद आने वाली है, अभी हमारे घर बकरे आएंगे, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तुम पुलिस बुला देना। अरे तो धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि सही नहीं है जी, चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है। लेकिन हाँ, अमूमन तौर पे जो लोग हैं वो अभी भी ये करते हैं कि वो रेजिस्ट करते हैं। उनको ये लगता है कि हम धर्म विरोधी बात कर रहे हैं। हम धर्म विरोधी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप बस एक बार सोचें कि क्या ये ज़रूरी है आज के समय, क्या इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव है, तो आप बिल्कुल करें। यहाँ तक कि यूपी में एक व्यक्ति थे, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया अल्लाह के लिए बकरा ईद के दिन। उन्होंने ये कहा कि मेरे घर पे जो बकरा आया वो मुझसे इतना अजीज़ था कि मैं उसकी कुर्बानी नहीं ले पाया, इसलिए मैं आपको अपने लिए सौंप रहा हूँ। तो उन्होंने अपना गला काट दिया और वो मर गए। और यहाँ तक कि अगर आप कुरान खोल के देखेंगे तो कुरान में कोई शब्द ही नहीं है ऐसा बकरा ईद जैसा। ईद उल अधा नाम शब्द है जी, लेकिन इंडिया में क्या नाम है जी? बकरा ईद। नाम में ही बकरा ला गए वो, क्योंकि सब कुछ नाम का खेल है। आपने नाम से जोड़ दिया तो इंसान के दिमाग में ए और बी जुड़ जाता है। बिल्कुल, अब उनके लिए वही चीज है, वही ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन ही बन गया कि बकरा ही ईद है, ना कि सैक्रिफाइस एक ईद है। और सैक्रिफाइस तो किसी भी चीज का दिया जा करेक्ट सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप सैक्रिफाइस अपने अंदर की जो जानवरियत है उसको आप सैक्रिफाइस करें। आपके अंदर जो डीमंस जो पैदा हो गए हैं उसको आप सैक्रिफाइस करें। आपके अंदर जो तकवा से दूर होने की जो गलत चीजें पैदा हो गई हैं उसको आप दूर करें। तब मैं कहूँगा कि आपने कुछ सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ में। अभी हम प्रोटीन इंटेक की बात कर रहे थे। प्रोटीन मिलता है जानवरों के मांस से, हम करेक्ट इजी प्रोटीन मिलता है और ज़्यादा मिलता है। तो फिर कोई वेज डाइट पे क्यों शिफ्ट करना चाहेगा? अगर मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है, आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वेज बॉडी बिल्डर भी बहुत सारे हैं जो सत्तू खा के बॉडी बनाते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। और जो हमारे जल्दी बनना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन अंडों से लेते हैं, नॉनवेज से लेते हैं, और या फिर सप्लीमेंट ले लेते हैं। तो अगर किसी को सप्लीमेंट नहीं लेने और ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो वो नॉनवेज में शिफ्ट कर जाता है। तो क्या ऐसी कौन सी डाइट फॉलो करें? कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट दे सकते हैं वेज में? एक बहुत अच्छा फ्रेज है
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल, कछुए और खरगोश की स्टोरी है। करेक्ट। प्लांट बेस्ड डाइट ये फ्रेज को बहुत अच्छे से अपनाती है। प्लांट बेस्ड डाइट आप सिर्फ इकोलॉजी के लिए, एनिमल्स के लिए नहीं अच्छी है, सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छी है। आजकल के ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जो कि वीगन डाइट को फॉलो कर रहे हैं और वो मिस्टर ओलंपिया में compete करते हैं जाके। तो जब ऐसे प्रोफेशनल लेवल एथलीट्स वीगन डाइट को फॉलो करके मिस्टर ओलंपिया में compete कर सकते हैं, तो आप और हम तो सिर्फ नॉर्मल डाइट की बात कर रहे हैं। टोफू बहुत चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है विदाउट ट्रांस फैट। कोलेस्ट्रॉल भी नहीं उसमें बढ़ता है, ट्रांस फैट भी नहीं है उसमें, डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सिर्फ चलो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, पी प्रोटीन मतलब मटर से प्रोटीन जी, बहुत कॉमन है, मिलता है, आप ले सकते हैं। पंपकिन सीड प्रोटीन वो भी आप ले सकते हैं। यीस्ट प्रोटीन वो भी आप ले सकते हैं। सोय प्रोटीन वो भी आप ले सकते हैं। सोय का एक बहुत बड़ा मिथ है कि उससे एस्ट्रोजन बढ़ता है। ये बिल्कुल मिथ इनकरेक्ट है। अच्छा, मैं काफी समय से सोय खा रहा हूँ, सोय प्रोटीन, टोफू मान लेते हैं, टोफू सोय से ही बनता है। डाइट सोय भी मैं खाता हूँ। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को, जिम जो गोइंग लोगों को मैं जानता हूँ जो टोफू रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, वो भी रॉ फॉर्म में, ऐसा भी नहीं कि उसको पका के खा रहे हैं। कोई एस्ट्रोजन की उनके पड़ती है। यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं, इंस्टाग्राम पे एक बंदा है जो रोज एक वीडियो डालता है कि डे 61 ऑफ ईटिंग रॉ सोया जस्ट टू प्रूव दैट इट डज नॉट इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल्स इन यू। नाइस। तो वो एक साल से ये दिखा रहा है लोगों को, साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये फैक्ट जो बना दिया है लोगों के मन में वो गलत है, ये मिथ है। ओके, तो एम्पल अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिव्स आपके पास हैं जो कि आप ले सकते हैं। मेरा ऐसा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांजिशन करना चाहता है वीगन डाइट पे, तो पहले वो अनहेल्दी वीगन बने। वो क्या होता है? अनहेल्दी वीगन क्या होता है? पानी पूरी खाना, छोले भटूरे खाना। अच्छा, ठीक है, बहुत सारा इंडियन कुजीन जो है वो वीगन है, बस वो अनहेल्दी है, तो उसको ट्रांजिशन करने में आसानी पड़ती है। जैसे मैं ऐसा था क्योंकि मेरी विल पावर स्ट्रांग थी और मैं ड्रिवन था बाय पैशन, तो मैंने एक दिन में कट कर दिया। तो इट वाज पॉसिबल फॉर मी, बट आई नो एवरीबॉडी इज नॉट दैट स्ट्रांग विद देयर विल पावर कि वो कट कर दे एक दिन में। तो यू मस्ट ट्रांजिशन टू अ अनहेल्दी वीगन देन टू अ हेल्दी वीगन। वो बहुत, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म ही होगा वो आपका। अगर आप 6 महीने तक अनहेल्दी रहेंगे, 7वें महीने से आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, कि आपको समझ में आ जाएगी कैसे आपको होना है, हेल्दी वीगन की तरफ ट्रांजिशन करना है। आप चाहें तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करा सकता हूँ जो आपको डाइट आपको बता सकते हैं। आप हमारा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, भोपाल में एक ग्रुप है वीगन्स यूनाइटेड भोपाल। हम हर सेकंड सैटरडे को एक वीगन पॉटलक ऑर्गेनाइज करते हैं। पॉटलक का मतलब सब अपने अपने घर से वीगन सामान खाना लेके आते हैं और सब खाते हैं मिलके बांट के जी। भोपाल में एक ऐसे शेफ हैं जिनका नाम है जीत, IHM से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने इन्वेंट किए हैं वीगन कबाब। वीगन कबाब, आप डिफरेंस जान ही नहीं पाएंगे कि वो गोट से बने हुए बड़े के कबाब हैं या वो प्लांट बेस्ड कबाब है। यहाँ तक कि मेरी बहन और मेरे घर वाले, क्योंकि वो और मैं भी बहुत समय तक, मतलब कुछ समय तक मैंने नॉनवेज खाया है अपनी लाइफ, तो उस समय मुझे बहुत टेस्ट बढ़ गया था इनका। और जब ये सब मैंने बंद किया तो मैंने सब खाना छोड़ दिया, क्योंकि अल्टरनेटिव्स ही नहीं थे, मैंने तो बंद कर दिया था पूरा। जब मेरे को ये पहली बार टेस्ट किया मैंने, 10 नंबर पे इनका आउटलेट था, खाओ पियो मौज करो कुछ वो था वहाँ पे। अब तो वहाँ से हटके हमने क्लाउड किचन शिफ्ट कर दिया अपना। वहाँ पे गया, मैंने खाया 170 रुपीज पर प्लेट, 70 रुपीज पर प्लेट, सॉरी, 2 कबाब 2 रोटी, रुमाली रोटी आपको देते हैं वो। मैंने उसको टेस्ट किया, मैं डिफरेंस ही नहीं समझ पाया, आपको सही बताऊंगा। अच्छा, वही टेक्सचर, वही टेस्ट, वही न्यूट्रिशन, ना ब्लोटिंग, ना स्पाइसीनेस, ना अननेसेसरी प्रोटीन फैट्स, कुछ भी नहीं। पूरा हेल्दी, पूरा न्यूट्रिशियस और वही टेक्सचर। अभी भी उनका आउटलेट है, मैंने अपनी बहन को टेस्ट कराया, मैंने अपनी मम्मी को टेस्ट कराया, वो भी समझ नहीं पाए कि ये प्लांट बेस्ड कबाब है। मतलब बस आपकी नियत पे डिफर करता है, आप खाना क्या चाहते हैं। 70 रुपीज पर प्लेट, आप सोचो ये तो नॉनवेज से भी सस्ता है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस पता चल चुके होंगे। एनिमल क्रुएलिटी पे फिर से आते हैं। बचपन से हम सब लोग सर्कस जरूर गए, अब तो धीरे धीरे वो कल्चर खत्म होता जा रहा है क्योंकि अब सर्कस देखने को नहीं मिलते हैं। बट उन सर्कस में जब जाते थे तो कभी देखते थे कि जलते हुए सर्कल से शेर को कूदा दिया, हाथी ने करतब दिखा दिए, कुत्ते आके कुछ करतब दिखा रहे हैं, तब बहुत मज़ा आता था देखने में।
लेकिन जब बड़े हुए धीरे धीरे तो पता चला ये क्रुएल्टी होती थी, पीछे उनको ट्रेन करने के लिए कितना ज्यादा क्रूअल होते थे इंसान लोग। राइट। तो अब गिल्ट फील होता है। ऐसे ही बहुत सारे फील्ड हैं जो आज भी चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। यहाँ तक कि आपसे मैं भी बहुत ज़्यादा हद तक रिलेट करूँगा। उरई एक जालौन है जी। जहाँ पे मेरा बहुत बचपन गुजरा है। हमारे मामू आए, उन्होंने बोला चलो सर्कस दिखाने तुम्हें लेके चलते हैं। बहुत बड़ा सर्कस लगा था उरई में, पहली बार अट्रैक्शन था हाथी। हमारी नानी का घर है उधर जालौन में। कहाँ पे? पुलिस लाइन जी पूरा। जी बात बढ़िया, बताइए जी। तो वहीं पे सर्कस लगा, हम गए वहाँ पे। अट्रैक्शन था, एक हाथी एक बॉल पे खड़ा होकर आपको करतब दिखाएगा। लास्ट रो में हम बैठे थे, हमने देखा इतना बड़ा हाथी बॉल पे खड़ा हो रहा है। हम बड़े ताली बजा रहे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आज तो दिन सेटिस्फाइड हो गया, हमने हाथी को बॉल पे देख लिया, घर गए खुशी खुशी, अच्छी नींद आई। अब फास्ट फॉरवर्ड आज की बात करते हैं। मुझे 3 महीने पहले मालूम चला कि कैसे हाथियों को बॉल पे नचाया जाता है। कैसे, क्या प्रोसेस होता है? बचपन में जब ये हाथी छोटे होते हैं, इनको जंगलों से इनकी माँ से दूर करके लाया जाता है। इनको एक क्रशिंग बॉक्स में 2 पेड़ों के बीच में क्रशिंग बॉक्स बनाया जाता है। उस बीच में हाथी को बांधा जाता है, उसके पैर बांधे, पूंछ बांधी, टॉर्सो बांधा और बिल्कुल टाइटली उसको कैप्टिवेट कर दिया, जिससे मूव भी ना कर पाए। अब उसको जो बंदा है जो लेके आया, उसको डंडे मारेगा। उसको रोज कुछ सिखा नहीं रहा है उसको, सिर्फ वो डंडे मार रहा है। रोज मार रहा है। इसको कहते हैं सोल ब्रेकिंग, जानवर की आत्मा को तोड़ देना। जिस दिन उस जानवर की आत्मा टूट गई, वो आपके इशारों पे नाचेगा। ये हो गया, आत्मा तोड़ दी 3-4 महीने में उसकी बचपन से, क्योंकि उसके पास कोई होप ही नहीं बची है वो बच्चे के पास कि क्या करे। वो सुन ही लेता हूँ अच्छा इंसान की। सही बात है। रोज वो मार खा रहा है। इसी मार खाते खाते में एक और टूल का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं अंकुश। रॉड होती है, एक यू शेप में होती है, उसमें आखिरी में कांटा होता है एक। ओके। हाथी को कंट्रोल करने के लिए उसके जो सबसे सेंसिटिव पार्ट्स ईयर के पीछे, उसको दबाया जाता है कि अगर कंट्रोल करना है तो वो उसको मारेंगे उससे, जिससे वो कंट्रोल हो जाएगा। और ये एक तरीका होता है उनको ट्रेन करने का कि आपने अगर अपने हाथ से बॉल उठा के नहीं फेंकी तो वो अंकुश के थ्रू उसको दबाएंगे कि भैया तू कर, वरना मैं और तेरे को दर्द दूंगा। तो दर्द एक सिग्नल बनता है उस हाथी के दिमाग में कि भाई दर्द कम मिले तो जो वो बोल रहा है वो मैं कर लेता हूँ। तो फियर एंड पेन वर्क्स एज अ फैक्टर टू गेट थिंग्स डन बाय एन एलिफेंट। और बड़े में नहीं पकड़ेंगे उसको, कि बड़े पकड़े तो हाथी पैर रखेगा मर जाएगा। अभी यही हुआ था, यूएस में एक बहुत बड़ा हंटर था, वो हाथी को मारता था। पता नहीं क्या हुआ, किसी हाथी ने उसको हाथी को मारते हुए देखा, हाथी को झुंड आया और 5 से कुचल दिया उसको, और वहीं मर गया वो। और लोग बड़ा खुश हो रहे हैं अब कि अच्छा हुआ, इतने साल तक जो उसने गलत काम किया हाथियों ने उसको उसकी सजा दे दी। तो हमेशा ये लोग ऐसे करते हैं कि छोटे बच्चों को लेके आते हैं, उनकी क्रश जो क्रशिंग बॉक्स होता है उससे सोल क्रश करते हैं। सोल क्रश करने के बाद अंकुश का इस्तेमाल किया जाता है उनको पेन एंड फियर के थ्रू कंट्रोल करने के लिए। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली जोधपुर का एक बहुत फेमस, जोधपुर या उदयपुर का बहुत बड़ा फेमस केस हुआ, जहाँ पे एक हाथी को पिंक कलर कर दिया गया। हाँ, पूरा रंग दिया गया उसको। उसके ऊपर बहुत ज्यादा केस कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ तक कि जब ये हुआ उसके 3-4 महीने में तो हाथी भी मर गया था। तो ये सारी चीजें हम करते हैं जानवरों के साथ, इसमें उनका कंसेंट नहीं लिया जाता, ना वो कंसेंट देते हैं। अब आपने सिर्फ अपनी फोटो शूट के लिए उस हाथी को पूरा पेंट पिंक कर दिया और आप ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक था। आपको कैसे पता कि वो जितना ऑर्गेनिक है वो उसके ऊपर बॉडी के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा? आपके ऊपर नहीं रिएक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर आपके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा। आपने गुलाल लगाया, मुझे तो गुलाल रिएक्ट करता है। तो हर एक की सेंसिटिविटी अलग है, सब्जेक्टिव हो गया ना मेरे लिए। तो ये मैं होली पे बहुत कम ट्राई करता हूँ कि भैया आप मत कलर लगाओ, आप यहाँ लगा दो, टीका मुझे लगा दो, लेकिन आप पूरे मुंह मत पोतो मेरा, ये मुझे रिएक्शन हो जाता है। तो क्या हाथी को वो रिएक्शन नहीं होगा? तो आपने कैसे सोच लिया? आपने ना वेटनरी केयर पूछी ना कुछ भी, जैसे आपने फोटोशूट के लिए उसको पूरा पिंक कर दिया, पिंक करने के बाद आप चले गए, वो हाथी मर गया। ऐसा आपका एक वीडियो भी देखा था मैंने स्लॉटरिंग को लेकर कि जानवरों का कंसेंट तो लिया नहीं जाता है, जानवर बोल नहीं सकते हैं, जानवर केस नहीं कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो हम उन्हें सीधे काट देते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कंसेंट का? क्या कुछ सिग्नल होते हैं क्या ऐसे? कंसेंट ना देने के सिग्नल जरूर होते हैं। मैंने आपका हाथ पकड़ा, आपका हाथ पकड़ के मैं आपको खींच के ले जा रहा हूँ कहीं, आप मेरा हाथ छुटा देंगे, क्या भाई मत कर। बिल्कुल। तो ये जो आपने हाथ छुटाया मुझसे, इट वाज अ फॉर्म ऑफ नो।
कि नहीं, वैसे ही जानवर को जब आप रस्सी से बांधे खींचेंगे तो वो आपके साथ नहीं चलेगा, वो पीछे अपने पैर खींचेगा। तो दैट मीन्स दैट एनिमल इज नॉट कंसेंटिंग टू योर एक्शंस। यहाँ तक कि बहुत सारे स्लॉटर हाउसेज में जब ये जानवर है जी, ये जानवर जा रहा है स्लॉटरिंग के लिए, इसके पीछे एक और जानवर है, उसने देख लिया कि इसके बाद मेरा नंबर है, तो ये मुड़ के पीछे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि कोई जगह ही नहीं है तो कहाँ जाए वो। सही। तो उसने उसका फियर सेंस कर लिया कि अगला नंबर मेरा है, लेकिन मुझे क्यों काट रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी क्यों शामत आ रही है। तो ये जो पीछे जाना कैन बी सेड एज अ फॉर्म ऑफ नो, एंड नो मीन्स नो, एंड नो मीन्स नो फॉर एवरी स्पीशीज। अगर वो खुशी खुशी लेट जाए और बोले गला मेरा काट, या बोले भी नहीं, लेट जाए और गला ऐसे कर दे, तो मैं मान लूंगा कि हाँ वो जानवर कटने के लिए ही पैदा हुआ था। और ये संभव नहीं है, कहीं भी नहीं पॉसिबल, कहीं भी पॉसिबल नहीं। हर जानवर चीखेगा, चिल्लाएगा, आंसू बहाएगा, अपना जोर पूरा लगाएगा आपसे दूर भागने के लिए। यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ, जब हम कुत्ते नसबंदी के लिए पकड़ते हैं जी, तब भी कुत्ते भागते हैं हमसे। मान लीजिए जानवरों के पास भी जबान होती तो क्या सिनेरियो होता? अगर वो अपना दर्द व्यथा कर पाते तो हम बहरे हो चुके होते थे सही। इतना शोर, इतना दर्द हमारे कानों तक पहुंचता कि हमारे कानों से खून निकल आता। हर दिन मैं ये बात जब भी सोचता हूँ, और जब भी मुझे उनकी चीखें याद आती हैं, जब किसी बुचड़ खाने में कोई जानवर कट रहा होता है, किसी जानवर के ऊपर पशु क्रूरता हो रही होती है, तो वो चीखें मुझे हर दिन परेशान करती हैं। और वो चीखें जब मुझे परेशान करती तब मुझे याद आता है कि मेरा दायित्व क्या है इस दुनिया पे। और अगर जानवर के पास कभी ज़बान ऐसी आ गई जो हम तक पहुंच सके, तो हम सिर्फ परेशान, और इतना परेशान होंगे कि हम शायद से एक दूसरे के बाल नोच लें, कि हम समझ पाएंगे कि हमने कितना ज़्यादा गलत किया इस दुनिया में इनके साथ, जिन्होंने कभी हमारे साथ गलत नहीं किया। जाने में गलती से कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जान के कभी जानवर ने इंसान का बुरा नहीं किया, हमेशा साथ दिया, हमेशा साथ दिया, हर चीज़ में, सर्वाइवल से लेके थ्राइविंग तक साथ दिया है आपका। लेकिन आपने क्या उसको बदले में दिया, उस पर सोचने का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आयान भाई, आज आपने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया है मुझे भी, और मुझे लगता है व्यूअर्स को भी कर दिया होगा। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जो अब इतनी सारी क्रुएलिटी के बारे में सोचने के बाद, सुनने के बाद, अगर नॉनवेज छोड़ना चाहते हो और अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तो क्या क्या छोटे स्टेप्स हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ आगे बढ़ना है, तो दे कैन स्टार्ट ऑप्टिंग फॉर अ अनहेल्दी वीगन डाइट। यानी पानी पूरी खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, आलू जो कि पराठे सबको खा लिए, पसंद ही होते हैं। सबको पसंद होते हैं। आप अपने टेस्ट, क्योंकि मेन मुद्दा टेस्ट का है, टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आप पहले अनहेल्दी वीगन बने, फिर धीरे धीरे आप हेल्दियर ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। उसके लिए एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल पे, चैट जीपीटी पे, आप सर्च करके आप पता लगा सकते हैं। ये एक सिंपल सी बात है। और मेरा एक सिंपल सा मैसेज सबको है, ये है कि कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स इज द ओनली वे फॉरवर्ड टू सीकिंग जस्टिस फॉर एवरी सिंगल बीइंग इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो शुरुआत जानवरों से होनी पड़ेगी, तभी हम ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, सब राइट्स के बारे में बात कर पाएंगे। क्योंकि कहा ऐसा गया है, जब तक इस दुनिया में स्लॉटर हाउसेज हैं तब तक इस दुनिया में जंग है। जब तक जानवर कट रहा है तब तक वायलेंस है। जब तक ये रहेगा तब तक हिंसा रहेगी। तो हिंसा को कम करने के लिए हमको कंपैशन को प्रिवेल कराना ही पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे कि आपने काफ़ी कुछ बताया, ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने इतनी सारी बातें सुनी, आपको इन बातों ने सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो सचमुच बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं। और हमारे चैनल को, बातचीत कंपनी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप ऐसे ही और भी टॉपिक्स पर हमारी कन्वर्सेशंस को सुन सकें, महसूस कर सकें, फील कर सकें। और कौन से टॉपिक्स में आपको और पॉडकास्ट चाहिए वो भी कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।